क्लास ले रहे हैं। आज हम जीएसटी ई फाइलिंग की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जीएसटी ई फाइलिंग में हम जीएसटी पोर्टल्स के बारे में, जीएसटी के ई वे बिल पोर्टल के बारे में, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में, जीएसटीआर रिटर्न्स में बेसिकली हम देखेंगे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, जो मेनली रिटर्न्स होती है। गवर्नमेंट का फोकस इसी रिटर्न्स पे मेनली होता है। ठीक है, तो ये रिटर्न्स वगैरह में कैसे फाइल करते हैं, और जो जीएसटी की वेबसाइट है, जीएसटी की वेबसाइट कौन 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 बताएगा? क्या है जीएसटी की वेबसाइट? gst.gov.in gst.gov.in। चलो जी खोल के देखें। gst.gov.in, ये हमारी खुल गई, हमारी प्यारी वेबसाइट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसी के बारे में जानेंगे हम कि इस पोर्टल पे हमें कैसे काम करना है, और पोर्टल में जो फीचर्स दे रखे हैं, जितने भी पोर्टल के मेनली फीचर्स हैं जो हमारे बड़े काम के हैं, उन फीचर्स को आपको कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा इंट्रोडक्शंस रहेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन जीएसटी के बारे में। आई थिंक 3 साल हो गए हैं लगभग जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए, तो हमें बेसिक इंट्रोडक्शन तो आई थिंक सबको पता चली गई होगी। हाँ जी, बेसिक्स नॉलेज है जीएसटी की? सर एक्चुअली मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, एचआर डिपार्टमेंट में। अच्छा, ठीक तो है। जीएसटी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, जस्ट जीएसटी टैक्स है और वो इनवॉइस पे लगता है, अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं, इतना ही पता है। अच्छा, जीएसटी किस तरीके का टैक्स है पहले ये बताओ। हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम है ना इंडिया में? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत बढ़िया। और दूसरा टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों पड़ा, ये कौन बताएगा? क्योंकि सर इसको हम डायरेक्टली पे नहीं करते हैं गवर्नमेंट को। डायरेक्टली पे नहीं करते गवर्नमेंट को। ठीक है, और में जाते हैं। हाँ, बेसिकली इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए पड़ा है कि जैसे कि किसी ने बताया कि भाई हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं पे करते हैं, यानी कि जो पर्सन इनकम जनरेट करता है वो टैक्स को नहीं पे करता। बेसिकली जो कंज्यूम करता है वो पे करता है, लेकिन डायरेक्टली वो नहीं पे करता, वो किसी के माध्यम से पे करता है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स पहुंचा वो इनकम अर्नर के द्वारा नहीं पहुंचा, जिस बंदे ने कंज्यूम किया उसने पे किया, लेकिन पहुंचा किसके थ्रू? किसी सेकंड पर्सन के थ्रू। यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स तो मिला, लेकिन कैसे मिला? इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब सबसे बेसिक चीज के बारे में स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, बेसिक चीज में सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट क्या है हमारा 2017। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब 2017 से पहले यानी कि जुलाई से पहले कोई टैक्स था, वो कौन से टैक्स थे? अलग अलग तरीके के टैक्स थे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जब हम गुड्स की बात करें, गुड्स की कोई ट्रांजेक्शन होती थी तो वहां पे वैट, एक्साइज, इन सब का लॉ आता था। और जब हम सर्विस की कोई ट्रांजेक्शन्स करते थे तो हम वहां पे सर्विस टैक्स चार्ज करते थे। और भी काफी सारे टैक्सेशन सिस्टम्स इंडिया में थे, उन सबको मर्ज करके एक इकलौता टैक्स बनाया गया, जिसका नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। आपको पता है इंडिया में कोई भी, इंडिया के अंदर किसी भी गवर्नमेंट्स के अंदर जब आपको कोई भी टैक्सेशन लेवी करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बिना लॉ के आप लेवी नहीं कर सकते। ठीक है, पास होता है हमारे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं। तो कुछ भी लेवी करना है ना, तो लेवी करने से पहले आपको उसका एक्ट चाहिए होता है, और उसी लेवी
में हमारा एक्ट बनाया गया जिसको बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अब जैसे 3 साल हो गए, आप लोग बड़े सारे बंदे इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो गए कि भाई जब भी जीएसटी लेवी की जाती है तो हमारे बिल में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगा होता है, ठीक है। लेकिन ये लगा कैसे? लेवी मतलब इम्प्लीमेंटेशन, लेवी मतलब जब हम कोई टैक्स चार्ज करते हैं, ठीक है। ओके। लेवी का मतलब हम जब कुछ गवर्नमेंट हमसे जब चार्ज करती है उसे हम कहते हैं लेवी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के एक्ट के अंदर अलग अलग तरीके की लेवी की जाती है। तो लेवी करने के लिए हमारे पास वो एक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप बिल देखते होगे, आपने कभी बिल देखा है जीएसटी का? 3 Yes, साल हो sir. गए, देखा ही होगा यार, काफी सारी चीजें लोग परचेज करते हैं। तो यस सर। बिल के अंदर कभी भी जीएसटी लिखा होता है? नहीं सर। नहीं। क्या लिखा होता है? सीजीएसटी, CGST, एसजीएसटी, आईजीएसटी या यूटीजीएसटी, एसएस, यस। ठीक है। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि इंडिया में भाई एक फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट भी है और सेंटर भी है, ठीक है। जब स्टेट को रेवेन्यू चाहिए होता है तो वो अपने स्टेट टैक्स लगाती है, और सेंटर को भी रेवेन्यू चाहिए होता है। आपने देखा है 2 तरीके के इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। एक सेंटर का इलेक्शन होता है, सेंटर में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। सेंट्रल की अपनी लॉ रूल्स हैं और स्टेट के अपने लॉ रूल्स हैं, ठीक है। तो पहले जो सिस्टम था, स्टेट को जो मेजर रेवेन्यू आता था वो आता था कहाँ से? वैट से, ठीक है। जो लोकल सेल्स होती थी उसके थ्रू स्टेट को एक रेवेन्यू मिलता था, और सेंटर को जो रेवेन्यू मिलता था वो मेजरली मिलता था एक्साइज से और सर्विस से, ठीक है। बेसिकली 2 तरह की ट्रांजेक्शन्स की जाती है, या तो वो सेल होगी किसकी? गुड्स की, या क्या होगी दूसरी? सर्विस सर्विस। की सेल होगी। तो पहले जो गुड्स की सेल होती थी उसके ऊपर एक्साइज और वैट चलते थे, ठीक है। और जो सर्विस की सेल होती थी उस पे, यानी कि सर्विस जब रेंडर होता था तो उस पे सर्विस टैक्स लगता था। तो अलग अलग टैक्सेशंस के थ्रू अलग अलग गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू कलेक्ट होती थी। तो दोनों को मर्ज करके अब एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। अब इसके अंदर जब लेवी की बात आई कि भाई स्टेट को भी रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, और सेंटर को भी रेवेन्यू चाहिए डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग 4 एक्ट बनाए गए, ठीक है। आपको पता है इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है? 29 states. कितने हैं टोटल इंडिया में? 28 स्टेट्स एंड 9 स्टेट्स हैं और 8 Union यूनियन टेरिटरी है। पहले 6 यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। अब 2 यूनियन टेरिटरी और भी बढ़ गई है। वो कौन सी बढ़ गई? एक लद्दाख, ठीक है, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। बाकी के जो 28 स्टेट्स हैं, अब टैक्सेशन में इसके अंदर जो 8 स्टेट है ना, 8 स्टेट के अंदर 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसको टैक्सेशन के अंदर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है। वो कौन से हैं? दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी, ठीक है। और तीसरा एक और यूनियन टेरिटरी है जिसको स्टेट भी माना गया है, उसको बोलते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये जो 3 यूनियन टेरिटरी है बेसिकली इनको लॉ के सिस्टम में, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने पहले बताया कि भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट तो बनाया, लेकिन लेवी के लिए अलग अलग ये 4 एक्ट बनाए, ठीक है। पहला एक्ट का नाम दिया हमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जिसके अंदर टैक्स की लेवी जो होती है वो किसके थ्रू होती है? सीजीएसटी के थ्रू, ठीक है। जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बनाया गया इसकी लेवी किसके थ्रू होती है? एसजीएसटी के थ्रू। जो इंटीग्रेटेड टैक्स है, ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बनाया गया, इसकी लेवी जो होती है वो आईजीएसटी को बोलते हैं। और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो लेवी की जाती है उसके लिए हम यूटीजीएसटी बोलते हैं। और एक अलग से ये बनाया गया सेस, ये हमारा कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, ये एक टैक्स नहीं है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ एक टैक्सेशन है जिसको कंज्यूमर के ऊपर रखा गया है जब हम कोई लग्जरी आइटम परचेज करते हैं, ठीक है। इसकी भी एक कहानी अलग है। आपको पता है 2001 से इंडिया में बात हो रही है कि भाई जीएसटी एक्ट को लाया जाए, लेकिन जीएसटी एक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2017 में। तो ऐसा क्या था कि भाई लोग मतलब पास नहीं हो पा रही थी ऐसे क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि जब हमारा पहले का जो सिस्टम था वो था
कंज्यूमर डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक है, पहले जो एक सिस्टम था इंडिया में कि भाई जो स्टेट प्रोड्यूस करेगी उसको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, जीएसटी में एक प्रोविजन था कि जिस स्टेट में फाइनली माल जो गुड्स या सर्विस है जो कंज्यूम हो रही है उसको वो रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे इंडिया के वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको अपना वैट और एक्साइज का नुकसान हो रहा था। ठीक है, इसलिए वो तैयार नहीं थे कि भाई मैं जीएसटी एक्ट नहीं पास करूंगा क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, हमें रेवेन्यू की कमी हो रही है। तो एक काउंसिल बनाई गई, उसमें बोला गया कि ठीक है हम एक सेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि हम टैक्स के ऊपर एक सेस चार्ज करेंगे। ठीक है, और किन आइटमों पे? लग्जरी आइटम पे। और वहां से जो रेवेन्यू आएगा उनसे हम स्टेट को कंपनसेट करेंगे, उन स्टेट्स को जिन स्टेट्स को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। इसलिए इसका नाम दिया गया कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। ठीक है, ये 5 साल के लिए है, 5 साल के बाद ये अबॉलिश हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर एक्ट आपके सामने कौन से हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, इन्हीं के अंदर में सीजीएसटी में ये आपके सीजीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब इसकी लेवी की कैसी होती है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई हमें कब एसजीएसटी लगाना है, कब सीजीएसटी लगाना है, कब आईजीएसटी लगाना है और कब हमें यूटीजीएसटी लगाना है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्योंकि जीएसटी नहीं लगाना आपने, आप अपने बिल में जीएसटी तो लगाओगे नहीं, आप लगाओगे या तो एसजीएसटी या सीजीएसटी या आईजीएसटी या यूटीजीएसटी। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो जीएसटी की, एक सेकंड, जीएसटी जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, जीएसटी का जब नया रजिस्ट्रेशन हम लेते हैं, ठीक है, तो उस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जब जीएसटी नंबर मिलता है, आपको पता होगा जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? कितने डिजिट का होता है जीएसटी नंबर? 15 डिजिट का। और इसको हम अगर डिकोड करें तो फर्स्ट 2 डिजिट जो होती है वो एक न्यूमेरिकल डिजिट होती है, जो हमें बताता है कि जो पर्सन है, टैक्स पेयर है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट कौन सा है। ठीक है, ये आपको सिर्फ ये फर्स्ट 2 डिजिट्स है ना, इसको देख के पता लग जाएगा कि ये किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट कोड वेयर एंटिटी इज रजिस्टर्ड। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट 10 डिजिट होता है पैन कार्ड नंबर, ये क्या होता है? पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर। ठीक है, पैन कार्ड नंबर किसका? जिसके नाम से आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है। 2 तरह की फॉर्म है, या तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होगी, अकेले की फॉर्म होगी, या 2 बंदों से मिला के एक फॉर्म होगी। जब भी हम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रन करते हैं उस केस में जो प्रोप्राइटर यानी कि जो एक्चुअल ऑनर होता है फॉर्म का, उसका पैन यूज किया जाता है। ठीक है, और जब हम किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं, ठीक है, 2 पर्सन को मिला के, कंपनी हमेशा 2 पर्सन को मिला के फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब हम किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उसको एक सेपरेट पैन इशू किया जाता है। तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या है मेरा? स्टेट कोड। उसके नेक्स्ट 10 डिजिट क्या होता है? पैन कार्ड ये होता है पैन नंबर। ये क्या बताता है? ये वो बताता है कि इस पर्सन के, किसके? इस पर्सन के, इस पैन नंबर के अगेंस्ट में कितने रजिस्ट्रेशन लिए जा चुके हैं, यानी कि कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर इसके चल रहा है। ठीक है, जो आपको उसने दिया है वो उसको डिपेंड करता है कि उस स्टेट में उसके कितने रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे जीएसटी नंबर में पॉइंट ये 2 मिला, आपको किसी ने बिल किया, यहाँ पे 2 मिला, यानी कि उस पर्सन के 2 एटलीस्ट जीएसटी नंबर हैं ही हैं। ठीक है, हो सकता है तीसरा भी होगा, हो सकता है चौथा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर स्टेट में होता है। जैसे ही पर्सन स्टेट को चेंज करेगा, जैसे मैं सपोज करूँ दिल्ली में ले रहा हूँ, मैं अपना पहला रजिस्ट्रेशन कहाँ ले रहा हूँ? दिल्ली में, तो मुझे यहाँ 1 मिलेगा। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करता हूँ, दिल्ली में एक नया प्रीमाइसेस पे एक रजिस्टर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, तीसरे प्रीमाइसेस के लिए मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं अब सपोज करो यूपी में अपना बिजनेस रजिस्टर कर रहा हूँ, यूपी में मैं एक प्रीमाइसेस से अपनी बिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वहां पे वापस क्या मिलेगा? 1। ठीक है, तो ये स्टेट के अंदर आपके कितने रजिस्ट्रेशन है और कौन सा हुआ रजिस्ट्रेशन आपका है वो डिपेंड करता है ये नंबर पे। अच्छा सर, एक डाउट था। सपोज एक स्टेट में मेरे एक ही कंपनी के 4 ब्रांच है, सपोज पुणे, मुंबई,
एंड नागपुर एंड औरंगाबाद। हम्म। तो मुझे रजिस्ट्रेशन अलग लेंगे होंगे या फिर एक रजिस्ट्रेशन काफी होगा सबके आप लिए? एक रजिस्ट्रेशन लेके भी अपना काम कर सकते हो। करना क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, रजिस्ट्रेशन के समय या तो रजिस्ट्रेशन के समय अगर आपके 4 यूनिट है, ठीक है, हाँ जी। तो आप रजिस्ट्रेशन के समय एक फॉर्म होता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का, ठीक है, वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको बताना होता है कि मेरे ये 3 अलग अलग प्लेस बिजनेस के हैं, ठीक है। एक तो आपका मेन बिजनेस होगा, प्लेस होगा, 3 आपके एडिशनल प्लेसेज है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक ग्रांट होगा, लेकिन चारों प्रीमाइसेस आपके इस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ओके। क्लियर है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मैं चारों जगह के लिए अलग अलग नंबर दूं, ठीक है, तो आप चारों जगह के लिए अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करोगे। फिर पहले वाले को एक मिलेगा, दूसरे वाले को दूसरा मिलेगा। यहाँ पे बाकी सारे डिजिट्स ये और यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेंगे, बस ये बदलेगा, 1 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह 3 आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपना स्टेट चेंज करोगे, सपोज करो आपका एक महाराष्ट्र में है और दूसरा दिल्ली में है, तो आप सोचो कि भाई मैं एक ही नंबर के अगेंस्ट में ये 1 भी ले लूं और दिल्ली वाले को 2 करा दूं, ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है। दिल्ली के लिए आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। जो नेक्स्ट डिजिट होता है ये वाला 14 डिजिट, ये बाय डिफॉल्ट जेड आपको एवरी जीएसटी नंबर में मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी किसी से अगर आप जीएसटी नंबर आपको दे रहा है और यहाँ पे आपको ये मिसिंग आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ मान लेना कि 14 डिजिट क्या है, जेड होगा, ठीक है। लास्ट जो डिजिट होता है वो जीएसटीएन के सिस्टम चेक के लिए रखा गया है, ये चेंज होता रहता है। ये भी एक अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होता है, कभी यहाँ पे अल्फाबेटिकली आ जाएगी, कभी यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। जब भी जीएसटी नंबर अलॉट होता है तो ये बाय डिफॉल्ट चेंज होता रहता है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हम कभी किसी से परचेज कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो इनवॉइस पे उसने ढंग से जीएसटी नंबर नहीं लिखा होता है, ठीक है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो मैं उसके स्टेट से जान सकता हूँ कि यहाँ उसने क्या लिखा है। अगर उसने पैन नंबर दे रखा है और यहाँ पे कोई डिजिट गलत आ रही है तो उसके पैन से मैं देख लूंगा, ठीक है, कि उसका ये डिजिट्स कौन से डिजिट्स हैं, ठीक है। और ये आप अगर आप पैन नंबर आपके पास है तो आप ये भी चीजें चेक कर सकते हो, उसका रेफरेंस नंबर ये आपको पता है जेड है और ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़े आगे। यस सर। तो प्रीवियस हमने स्लाइड में देखी थी कि हमारे पास टोटल 4 एक्ट और एक कंपनसेशन एक्ट है, ठीक है। अब लेवी क्या करना है, सीजीएसटी लेवी करनी है, एसजीएसटी लेवी करनी है, आईजीएसटी लेवी करनी है, यूजीएसटी लेवी करनी है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो लेवी ऑफ टैक्सेस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। हम जीएसटी की जब बात कर रहे हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस या तो गुड्स की होगी या किसी सर्विस की होगी, ठीक है, क्योंकि नाम ही हमारा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सिर्फ बहुत ही सिंपल है, इनिशियली स्टेज में बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, आपको कब क्या लगाना है बहुत ही सिंपल तरीके से है। आपको बस ये देखना है कि जो मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका नेचर क्या है, ठीक है। नेचर अगर वो एक इंट्रा स्टेट है, ठीक है, तो आप लगाओगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, ठीक है। अब एसजीएसटी कहां लगेगा और यूटीजीएसटी कहां लगेगा वो हम आगे की स्लाइड में एक बार देखेंगे। लेकिन पहले आपको देखना है क्या मेरी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, सेम स्टेट, विद इन द स्टेट, Within the state. ठीक है। यानी कि आपके स्टेट्स के अंदर ही कोई ट्रांजेक्शन है, यानी कि महाराष्ट्र में नोट कर लेंगे। का पर्सन सेलर भी है, सप्लायर भी है और रिसिपिएंट दोनों अगर महाराष्ट्र में है या फिर दोनों दिल्ली में है तो आप बोलोगे क्या है ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट, और वहां क्या लगाएंगे, सीजीएसटी तो लगेगा, ठीक है। अब एसजीएसटी लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप स्टेट के अंदर हो या आप एक यूनियन टेरिटरी में हो। समझ गए? यस सर। क्लियर है? Yes, अगर sir. आपका रजिस्टर्ड जो पर्सन बिल कर रहा है अगर वो एक स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप क्या लगाओगे, एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। लेकिन वही पर्सन अगर यूनियन टेरिटरी में अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरी कौन सी है, चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में ले रखा है यानी कि यूनियन टेरिटरी में ले रखा है, जब वो बिल करेगा इंटर स्टेट यानी कि चंडीगढ़ से माल चंडीगढ़ में बिक रहा है, ठीक है, यानी कि सेलर और बायर दोनों चंडीगढ़ के हैं, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, सीजीएसटी प्लस
यूटीजीएसटी। ठीक है, जब हमारे स्टेट चेंज होंगे या फिर इंटर स्टेट की बात आएगी या ये इंटर यूनियन टेरिटरी की बात आएगी, ठीक है, यानी कि हमारे रजिस्टर्ड स्टेट से दूसरे रजिस्टर्ड स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हमारा गुड्स या सर्विस रेंडर हो रहा है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? IGST। आईजीएसटी। क्लियर है सबको? बहुत ही सिंपल कहानी है। और लगेगा क्या? जब टैक्स रेट 18% का है, हम आईजीएसटी लगा रहे हैं तो 18% लगा देंगे। जब टैक्स रेट इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं और 18% का है तो आप दोनों में हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9% किस में चला जाएगा? सीजीएसटी में, और 9% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। और इंटरेस्ट रेट में होगी तो कहाँ क्या जाएगा? पूरा का पूरा हमारा 18% इंटरेस्ट रेट में। क्लियर है? बहुत ही सिंपल कहानी है। बस आपको ये देखना है कि ट्रांजेक्शंस का नेचर क्या है, क्या मेरा स्टेट चेंज हो रहा है, सेलर और बायर का स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर चेंज हो रहा है तो इनिशियल फेज में आप आईजीएसटी लगाओगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट? यस सर, एक डाउट है। सपोज अभी जैसे मैंने बताया कि मेरा एक ऑफिस पुणे में है और एक मुंबई में है, और मुझे पुणे का ना जो स्टॉक है वो मुंबई भेजना है ओनली फॉर स्टोरेज। इन दैट केस वो इनवॉइस में मैं क्या करूं? मतलब एसजीएसटी सीजीएसटी लगाना होगा या फिर एक्चुअली हमारे कंपनी में स्टॉक ट्रांसफर करके एक इनवॉइस बनता है, वहां पे कोई एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगता, तो ये क्या है? स्टॉक ट्रांसफर का केस अलग है। ठीक है, ये स्टॉक ट्रांसफर के केस में अलग से एक फॉर्म भी बनता है। ठीक है, उसके थ्रू सारे काम होते हैं। पहले जो सिस्टम था कि नॉर्मली हम फॉर्म एफ जो वैट के अंदर होता था कि फॉर्म एफ हम इशू कर देते थे, ठीक है, और स्टॉक ट्रांसफर हो जाता था। बट अब के डेट में क्या है, प्रॉपर इनवॉइस कटती है। ठीक है, इनवॉइस में हम वो टैक्स चार्ज नहीं करते क्योंकि आपकी सेम। लेकिन अगर आपकी यूनिट अलग अलग है, जैसे कि आपने बोला एक मुंबई में है, ठीक है, और एक मेरा पुणे में है, समझ गए, और दोनों के जीएसटी नंबर अलग है, दोनों को अपने अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखा है, तब आपको प्रॉपर इनवॉइस करनी पड़ेगी। ओके, सेम जीएसटी रहेगा तो चार्ज नहीं करने पड़ेगा। जीएसटी है तो आपको पता है मैंने क्या बोला, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप ऐड कर लोगे। यस, क्योंकि सेम बिलिंग में सेम पर्सन को आप सेल थोड़ी करोगे। करेक्ट, समझ गए मेरी बात? यस। ठीक है, तो स्टॉक अगर ट्रांसफर अगर दो जीएसटी के बीच में हो रहा है, आप ही कंपनी के दो जीएसटी है, तब तो आप बिल करोगे। ठीक है जी। अगर आपके नहीं है तो बिल नहीं होगा। बाकी हम एक बार आगे स्टॉक के भी केसेस देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, प्रोविजन है। ठीक है, अब ये सिंपल समझ गए आप? ठीक है, विद इन द स्टेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और बिटवीन है दो स्टेट्स के, ठीक है, तो आईजीएसटी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास है हमने पीछे जो देखे हैं उसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली से अगर माल एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट हरियाणा में जा रहा है तो हम क्या लगा रहे हैं? आईजीएसटी। दिल्ली एक स्टेट है और उसी स्टेट में माल बिक रहा है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, आपको पता है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, और पौंडीचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब ये तीनों यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पे टैक्स क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्यों लगता है? क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया है कि ये तीन यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनकी खुद की असेंबली है और इनको स्टेट माना गया है लॉ में। ठीक है, तो जब स्टेट माना गया है तो हम वहां पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, दिल्ली से अगर चंडीगढ़ में, दिल्ली एक स्टेट है और यूटीजीएसटी एक चंडीगढ़ है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्यों लगा? मैंने सिंपल देखी कहानी भाई, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ भी अगर दिल्ली आता तो बात कुछ और होती। यहाँ तो कुछ और चेंज हो रहा है, दिल्ली से बाहर जा रहा है। ठीक है, और हमारा स्टेट भी चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे सीधा हम आईजीएसटी लगाते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ ने यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को माल बेच दिया, यानी कि जो सेलर था और बायर था दोनों ही यूनियन चंडीगढ़ का था, सेम चंडीगढ़ का, सेम यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। यहाँ एसजीएसटी नहीं आएगा, क्या आएगा? यूटीजीएसटी, क्योंकि हम स्टेट नहीं कर रहे हैं, हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ ने दूसरे यूनियन टेरिटरी को बेच दिया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी तो है दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी ने दूसरे स्टेट को बेच दिया,
तो भी क्या लगेगा? IGST IGST। यानी कि IGST। सिंपल सी कहानी है, मेरे स्टेट से बाहर जा रहा है या मेरे यूनियन टेरिटरी से बाहर जा रहा है तो मैं IGST लगाऊंगा, मेरे स्टेट के अंदर रह रहा है या मेरे यूनियन टेरिटरी के अंदर रह रहा है तो मैं CGST SGST लगाऊंगा। अगर मैं स्टेट में हूं, अगर मैं यूनियन टेरिटरी में हूं तो CGST प्लस UTGST। UTGST। क्लियर है सबको? Yes, sir. अभी तक कोई आप लोग को डिफिकल्टी, कुछ No. डाउट? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेट्स कितने तरीके के हैं। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बार चेंज हो चुका है इंडिया में। ठीक है, और इंडिया में टैक्स का जो सिस्टम है ना, वो रेट्स की वजह से सारी कहानी खराब हो जाती है। ठीक है, अब सारे प्रोडक्ट्स को जीएसटी में हम लाके भी हम टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडिया में सारे तरह के पर्सन रह रहे हैं भाई कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, हर कोई टैक्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम सारे टैक्सेस को अगर 28% की कैटेगरी में डाल दें तो चीजें महंगी हो जाएंगी, जो नेसेसिटी वाली चीजें हैं वो ज्यादा महंगी हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने रेट्स डिफाइन किए कि भाई हमारे रेट्स क्या रहेंगे, तो उन्होंने एक रेट्स दिया 0% का। ठीक है, अब 0% का होगा सर, 0% का मतलब क्या है? यानी कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप उसकी ट्रेडिंग करते हो या आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, या आप उसकी सर्विसिंग प्रोवाइड करते हो, तो आपको जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोगे, अगर आपकी लिमिट क्रॉस कर जाती है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, आप उसके रिटर्न्स फाइल करोगे, आप उसके सारे कंप्लाइंसेस करोगे। ठीक है, यानी कि आपको टैक्स चार्ज नहीं करना कस्टमर से। ठीक है, जब आप बिल कर रहे हो तो आप कस्टमर से टैक्स को चार्ज नहीं करोगे, वहां पे 0% लिखोगे, लेकिन आप इनवॉइस जीएसटी वाला बनाओगे। समझ गए मेरी बात? सर पर 0% Yes, sir. और नील रेटेड में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में अलग अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ। नील रेटेड अलग चीज है, 0% अलग चीज है। ओके सर। नील रेट का मतलब है गवर्नमेंट ने अभी कोई रेट डिसाइड नहीं किया है उसके लिए। प्रोडक्ट इज अंडर जीएसटी परव्यू, अगर आप उसकी सेल करते हो, परचेज करते हो, तो वो जीएसटी के दायरे में है। ठीक है, ई वे बिल भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई रेट नहीं बताया है। समझ गए मेरी बात? यस सर। 0% का गवर्नमेंट ने बता दिया 0% लगाना है। हम कभी भी इसको 0.5 कर सकते हैं, हम कभी भी 1% कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक रेट डिसाइड किया, वो क्या है? 0%। और किन आइटमों पे है? मोस्टली ऑन फूड ग्रेन्स, मिल्क, बटर, वेजिटेबल एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, और भी काफी सारे आइटम्स हैं। ठीक है, मोस्टली इन तरह के आइटम्स में 0% लगता है। फिर नेक्स्ट एक रेट दिया उन्होंने 0.25%। ठीक है, सेमी प्रीसियस स्टोन, कट एंड पॉलिश, इवन डायमंड्स की भी अगर आप सेल परचेज करते हो तो आप 0.5% का ही टैक्स लगाओगे। ठीक है, लेकिन एक अगर चीज डायमंड, पूछनी थी हाँ बताओ। सर, जैसे ये 0% वाला आपने ये रेट बताया, इसकी अगर जैसे बिलिंग होती है, फिर जैसे नॉर्मली बिलिंग्स में मतलब रेट शो करके टैक्सेबल और वो अमाउंट, टैक्स अमाउंट शो करते हैं, इसकी भी बिलिंग सेम वैसी होगी? बिल्कुल, सीजीएसटी 0% अगर इंटर कर रहे हो तो सीजीएसटी 0% और एसजीएसटी 0% इंटर कर रहे हो तो, और इंटर कर रहे हो तो आईजीएसटी 0%। ओके। इनवॉइस मैंने क्या बताया? प्रोडक्ट दायरे में है जीएसटी के। ठीक है, आप अगर इसकी बिलिंग करोगे तो आपको इस तरह से बिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जीएसटी के आपको रूल्स रेगुलेशन सारे मानने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1.5% डायमंड जॉब वर्क। अगर डायमंड्स का जॉब वर्क करा रहे हो, ठीक है, कटिंग वगैरह करा रहे हो उसकी, ठीक है, तो 1.5% का रेट है। बेसिकली जॉब वर्क क्या होता है? सर्विस होता है, यहाँ सेल नहीं करते, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? गोल्ड ज्वेलरी। अगर हम गोल्ड ज्वेलरी की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या लगेगा? 3%। फिर मेरे पास नेक्स्ट है 5% का, मोस्टली ऑन किस पे? टी, कॉफी, कोल, वेजिटेबल ऑयल, अपैरल्स लेस देन 1000। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, अगर उसकी वैल्यू, कपड़े की वैल्यू अगर 1000 से नीचे है तो वहां पे क्या रेट चार्ज करते हैं? वो 5%। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1000 से ऊपर है, ठीक है, तो क्या रेट चार्ज होगा? 12%. 12%। आप कभी भी कपड़े खरीदने जाना मॉल्स में कहीं भी, अगर आप उसकी प्राइस 1000 से नीचे होगी तो वहां पे 5% लिखा होगा, और 1000 से ऊपर वाले खरीदोगे तो वहां पे 12% लिखा होगा। ठीक है, बाकी कुछ आइटम्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, पैकेजिंग फूड्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, बटर्स हैं, नैपकिन्स हैं, मॉस्किटो नेट्स हो गया, लाइफ जैकेट्स हैं, मैन मेड अपैरल्स हैं, इनसे
1000 से ऊपर। फिर है 18%। 18% मोस्टली किसके लिए है? जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है ना और सर्विस, टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, वो मोस्टली किस पे है? हमारे 18% पे। 28% की कैटेगरी किसकी है? मोस्टली ऑन लग्जरी एंड ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है। लग्जरी में क्या आते हैं? कार, ठीक है, जो गाड़ियां है ना वो ऑटोमोबाइल्स में आ गई, और भी कोई लग्जरी आइटम्स हैं जितने भी, ठीक है, जैसे पान मसाला वगैरह हो गया, ठीक है, ये है लग्जरी आइटम। पान मसाला को लग्जरी आइटम में क्यों रखा गया है? क्योंकि इससे मोस्टली ज्यादा कंज्यूम होता है इसलिए नहीं, luxury। टैक्स ज्यादा मिलता है सर डिस्करेज करना चाहते हैं। क्यों होता है? आपने एक ऐड देखी होगी, पान ऊंचे लोग मसाला ऊंची पसंद। शौक की चीज है, और शौक से जब पालोगे तो लग्जरी आइटम बन जाता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं उसको एक लग्जरी आइटम, ठीक है। वो नेसेसिटी तो नहीं है ना आपके लिए, है तो लग्जरी। अब जैसे इनिशियल में गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लाया था तो इवन एयर कंडीशनर को, वॉशिंग मशीन को, फ्रिज को, इन सबको लग्जरी आइटम माना था। फिर उनको हटा के इन्होंने क्या कर दिया? 18% कैटेगरी में ला दिया। तो रेट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, रेट्स क्या हैं हमारे? चेंज होते रहते हैं। फिर एक आइटम है नीचे आप देख रहे होगे 28% विद सेस, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जैसे डीमेरिट्स गुड्स, कैफिनेटेड बीवरेज आइटम, ठीक है, उनमें क्या लगता है हमारा 28% प्लस सेस। अब सेस का जो रेट है जरूरी नहीं है वो 12% ही है, कहीं कहीं पे 66% सेस भी लिया गया है, ठीक है। आप लोग को जो क्लास हो रही है, क्लास में सारे नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल भी दिए गए हैं, ठीक है, उसके अंदर पूरी लिस्ट है मोस्टली कि किन आइटमों पे कितना परसेंट सेस लगता है। अब ये क्या है? 28% टैक्स है, और टैक्स के ऊपर हम सेस चार्ज करते हैं, ठीक है। सेस जो चार्ज होता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है? टैक्स के ऊपर में, बेसिक वैल्यू के ऊपर हम सेस को चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। सर एक डाउट था। बोलिए। अभी एक्चुअली मैंने एक लास्ट ईयर में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली थी, फ्लैट लिया था 1 BHK। तो उस टाइम बिल्डर ने मुझसे 6% जीएसटी चार्ज किया था, और जो कि बाद में घट के 1% तक हुआ था। तो ये घर के लिए जीएसटी मतलब सही है? बिल्डर ने आपसे जो चार्ज किया होगा वो किस पे चार्ज किया है? एग्रीमेंट वैल्यू पे। ठीक है, तो रेट घटते रहते हैं ना, मैंने बताया तो आपको। हाँ जी, नहीं मतलब इसमें 6% जीएसटी नहीं दिख रहा है ना, जो घर लेते टाइम जो उन्होंने चार्ज किया था। सर रेट अभी काफी सारे हैं, ये मैंने आपको एक कॉन्क्लूसिव लिस्ट दी है छोटी सी, ठीक है। अभी इसके अंदर 0.1 वाला भी रेट आता है, ठीक है, 6 वाला भी आता है, ठीक है, बीच में, ठीक है। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिस पे गवर्नमेंट ने भाई बोला है कि भाई हम इसको नील रेट कर देंगे, जैसे मैम का पॉइंट था ना, नील रेट भी है, एग्जेम्प्टेड भी है, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो मैं एक आपको एक वो दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो ये देख रहे हो ना, ये सर, ये इस वाली आप इस को नोट कर लो, ठीक है। बाकी आपको एक पीपीटी जो दिया ही गया है, ये आपको पीपीटी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली आपको पोर्टल पर जाना है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड जितने भी रेट्स है ना, आइटम वाइज, HSN वाइज आपको फाइंड करना है, वो सारा का सारा आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं फाइंड आपको कैसे करना है, ठीक है, HSN को यूज कैसे करोगे आप, ठीक है, ये सब चीजें भी बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं रिटर्न्स, कि भाई हमने देख लिया कि हमें चार्ज क्या करना है, ठीक है, किस रेट, कितने तरीके के बेसिकली रेट हमारे पास दे रखे हैं। अब हम रिटर्न्स कौन कौन सी फाइल करेंगे, ठीक है। काफी सारे रिटर्न्स हैं जो अलग अलग तरीके के टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है। जो हमारे रिटर्न्स हैं मोस्टली जो हम फाइल करते हैं वो कौन से हैं? GSTR 1 और GSTR 3, ठीक है। ये जो रिटर्न्स है GSTR 1, ये किसके लिए है? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस अफेक्टेड, यानी कि सेलर ने जो सेल करी है, ठीक है, उन इनवॉइसेस को, ठीक है, उसकी डिटेल हम कहां फाइल करते हैं? GSTR 1 में, ठीक है। यहां कोई टैक्स नहीं जाता, यहां बस आपको अपनी डिटेल देनी होती है कि आपने पूरे मंथ, ठीक है, या पूरी क्वार्टर आपने कितने रुपए का सेल किया है और किन इनवॉइस के अगेंस्ट किया है, ठीक है। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली,
और ये फाइल कब करनी होती है, ये है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ भी गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है कि इसको दो कैटेगरी बांटा है, एक पर्सन ऐसा जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, और एक टैक्स पेयर ऐसा जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है कि आप देखोगे क्या, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यानी कि आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर रहा है तो आपको तो रिटर्न फाइल करना है, कौन सा, मंथली बेसिस पे, ठीक है। और कब तक फाइल कर देना है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर, ठीक है, अगर वो 1.5 करोड़ से नीचे रहा है तो आपके ऊपर क्वार्टरली रिटर्न्स का ऑप्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, क्या है, ऑप्शन है। यानी कि आपको चूज करना है कि भाई मैं अपना जो जीएसटीआर 1 है ये मैं क्वार्टरली फाइल करना चाहता हूं या मैं मंथली फाइल करना चाहता हूं, समझ गए। हर साल में एक बार आपसे पूछा जाएगा कि आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से नीचे अगर रहा है, ठीक है, तो आप कौन सा मोड अपनाना चाहते हो, आप मंथली वाला चाहते हो या क्वार्टरली वाला चाहते हो। आप अगर मंथली सिलेक्ट करोगे तो आपकी डेट हो जाएगी 11th, ठीक है। अगर आप क्वार्टरली सिलेक्ट करोगे कि भाई मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे, इतना काम नहीं है मेरे ऊपर, मैं हर महीने आपको डिटेल नहीं दे सकता, तो फिर आपको क्वार्टर खत्म होने के, यानी कि जैसा भी एक क्वार्टर खत्म हुआ, कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ हमारा, सेकंड क्वार्टर सर, सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ है, ठीक है। और सेकंड क्वार्टर यानी कि पीरियड कौन सा था मेरा, जुलाई से लेके सितंबर तक का, ठीक है। तो जुलाई से सितंबर की जो डेडलाइन थी वो कौन सी थी मेरी, 31 अक्टूबर, ठीक है, समझ गए मेरी बात। यानी कि आपके क्वार्टर खत्म होने के बाद आपका अगला महीना जो 31 तारीख या 30 तारीख आ रही है उसका लास्ट डेट आपके लिए लास्ट डेट बन जाता है आपकी जीएसटीआर 1 के लिए, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये भी ऑप्शनल है, मैं बता रहा हूं, ये आपको चूज खुद करना होता है, एक बार आपने चूज कर लिया पूरे साल वही चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएसटीआर 3B की। सर परमानेंट चेंज नहीं कर सकते, नहीं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जीएसटीआर 3B की, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी इसमें जीएसटीआर 1 में, सर जैसे इस मंथ, जैसे किसी का रिटर्न किसी पर्सन का क्वार्टरली अगर जा रहा है जीएसटीआर 1, तो उनका ड्यू डेट मतलब इस सेकंड क्वार्टर के लिए क्या होगा, सेकंड क्वार्टर के लिए बताया तो 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर, हाँ, और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के लिए 31 जनवरी, 31 जनवरी, ठीक है, जिसने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है। और जिसका मंथली चल रहा है उसके लिए 11th। सर अच्छा, और सर ये जीएसटीआर 1 में हमने कितने कस्टमर को सेल किया है वो इनवॉइस नंबर भी मेंशन करना पड़ता है, सर इनवॉइस नंबर तो बिना इनवॉइस नंबर का तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं वो। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बिना इनवॉइस नंबर के वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप B2C कर रहे हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, और वहां पे वैल्यू अगर 2.5 लाख से नीचे है, ठीक है, तो उस केस में आप इनवॉइस नंबर पुट भी कर सकते हो, नहीं भी पुट कर सकते हो। वो हम एक बार देखेंगे जीएसटीआर 1 में, पूरा आप लोगों को इवैल्यूएट कराऊंगा, एक फील्ड, टोटल करीबन 13 फील्ड है उसके अंदर में। जीएसटीआर 1 में हम एक एक करके सारी फील्डों को देखेंगे कि कैसे एंट्री में डालनी है। इनवॉइस मैंडेटरी है जीएसटीआर 1 में एंट्री डालने के लिए, इनवॉइस नंबर, बिना इनवॉइस नंबर के जीएसटीआर 1 में एंट्री नहीं लेगा B2B में, क्लियर है। यस सर, ठीक है सर। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए हमने 2020 में हमने 1.5 करोड़ से नीचे की हमने वो ली थी, रजिस्टर कराया, लेकिन हमारे 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई उस ईयर में, तो कोई पेनल्टी लग सकती है क्या सर? कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आपकी। ओके, आपकी ऊपर चली गई, आपको सिंपली ऑप्ट करना होता है कि भाई मैं अब रिटर्न्स फाइल जो करूंगा मंथली फाइल करूंगा। तो सर वो उसी ईयर में बताना पड़ता होगा हमको? देखो दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, मैंने क्या होता है, ईयर स्टार्टिंग में आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्वार्टर खत्म हो गया, देखो मैं जैसे मान लो अभी आप ये चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अब नवंबर में आप 1.5 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर गए, ठीक है, तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रिटर्न तो क्वार्टरली डालोगे, वहां कोई ऑप्शन नहीं है मंथली का, ठीक है। जब आपका क्वार्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आएगा, यानी कि जनवरी आ गया,
तब आपके पास एक बार ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको अब मंथली जाना चाहते हो या अभी भी क्वार्टरली रखना चाहते हो। ओके सर ठीक। वो आपको चूज करना पड़ेगा, आपसे पूछेगा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली चलता रहेगा, ठीक है ओके सर ठीक। लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं अपना क्वार्टरली से अब रिटर्न मंथली जाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक सर। क्यों? क्योंकि भाई 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया या मेरी मर्जी है अब, ठीक। ठीक है। जो 3B है उसमें हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। जीएसटीआर 1 में सिर्फ हम सेल बताते हैं, कोई परचेज की डिटेल नहीं होती है। जीएसटीआर 1 सिर्फ हमारी रिटर्न है, यानी कि टैक्स पेयर की सेल की रिटर्न है। इसमें डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कुछ भी है, वो टैक्स पेयर ने जो इशू किया है उसकी एंट्री हो रही है, ठीक है। अब 3B में हम क्या करते हैं, अपना टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि हमने जो सेल करा और जो परचेज करा, आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट किया और इनपुट टैक्स जो हमने ऑलरेडी पे करके अर्न किया है, उसका एडजस्टमेंट करके जो भी डिफरेंस बनता है उसको हम इस रिटर्न्स के थ्रू हम जमा करा के फाइल कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो फाइल आपको कब करना है, मंथली, क्लियर है। लेकिन इसकी जो ड्यू डेट्स है वो ड्यू डेट्स को सेग्रेट किया गया है, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे जिनके टर्नओवर भाई 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, उनको तो बोला गया भाई अपने रिटर्न 20 तारीख तक डालो, ठीक है। जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, ठीक है, उनको बोला गया मंथली तो डालो, लेकिन हम स्टेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। 2 स्टेट की का पूल बनाया गया है, एक ये देखो ये है, ठीक है, जीएसटीआर 3B के लिए अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 28 ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको अपनी रिटर्न डाल देनी है, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ठीक है, तो वहां पे आपकी ड्यू डेट्स 2 हो जाती हैं, एक 22 तारीख और एक 24 तारीख। लेकिन 24 और 22 किसके लिए, कैटेगरी ए में जो स्टेट्स फॉल कर रहे हैं ये सारे, ठीक है, इनके लिए डेट्स क्या है 22 तारीख अगले महीने की, और कैटेगरी बी में जो स्टेट फॉल कर रहे हैं इनके लिए डेट क्या है 24 तारीख, ठीक है, क्लियर है। यस सर। 3B की रेट सही है, ठीक है। जैसे आज दिल्ली में हूं मैं, तो दिल्ली में आज मेरी दिल्ली जो है वो किस में आती है, कैटेगरी किस में आती है बताओ, देख के बताओ, कैटेगरी बी में आती है, ठीक है। तो दिल्ली की आज डेट थी, लास्ट डेट थी 24 तारीख, 24, ठीक है। कल से रिटर्न्स की पेनल्टी शुरू हो जाएंगी। पेनल्टी कितनी लगती है, किसी को आइडिया कुछ? चलो सर 200 रुपये लगती है मेरे हिसाब से सर। मंथली वाली सर। पेनल्टी 2 तरह की लगती है, एक लगती है हमारी पेनल्टी लगती है नील रेट के लिए, अगर हमारे नील रिटर्न्स हैं तो 20 रुपए पर डे, और अगर हमारा टैक्सेबल बनता है यानी कि हमने सेल सप्लाई की भी है, ठीक है, तो हमारा 50 रुपए पर डे, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट रिटर्न कौन सा है, CMP 08। ये किसके लिए होता है, जो पर्सन कंपोजिशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। 2 तरीके के बेसिकली रजिस्ट्रेशन ग्रांट किए जाते हैं, एक को बोलते हैं हम रेगुलर और दूसरे को बोलते हैं हम कंपोजिट। बेसिकली रेगुलर और कंपोजिट में डिफरेंस ये है कि जो पर्सन अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं भाई मैं इतने टैक्स के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है, मैं ये 3-1 GSTR 1 3B आपको हर महीने नहीं डालूंगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, मेरे को तो कोई रिलैक्सेशन स्कीम दे दो। तो उन्होंने बोला आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं, कंपोजिशन स्कीम, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है, और मुझे आप GSTR 1 मत फाइल करना, मेरे को GSTR 3B मत फाइल करना, आप मुझे फाइल क्या करना CMP 08। पहले जो ये रिटर्न था GSTR 4 था, GSTR 4 को चेंज करके क्या कर दिया गया है CMP 08। यहाँ कुछ नहीं करना होता, यहाँ सिंपली बतानी होती है कि आपने पूरे क्वार्टर में कितने रुपए की सेल करी है। आपने अगर 5 लाख रुपए का सेल करा है, जो आपका टैक्स रेट है, कंपोजिशन स्कीम का रेट अलग अलग है, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर अलग अलग रेट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत कंपोजिशन स्कीम के बारे में, ठीक है। वहां बोला गया कि आपके सेल के ऊपर आपने जो कलेक्ट किया है, सेल के ऊपर आपको कस्टमर से कुछ भी कलेक्ट नहीं करना, उसका टैक्स आप भी एयर करोगे, 1% और 5% का रेट है, ठीक है। तो अगर वो 1% के कैटेगरी में फॉल करता है तो सिंपली क्या करेगा, अगर उसने 5 लाख की सेल करी है, ठीक है, तो 5 लाख का 1% 5,000 रुपए CMP 08 में स्टेटमेंट डालेगा कि भाई मैंने सेल कितनी करी है, तो 5 लाख की सेल करी है और 1% इसका 5,000 रुपये टैक्स बनता है, ये ले लो मेरे से, ठीक है, समझ गए। कोई डिटेल रिटर्न नहीं है, नॉर्मल है, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्टेटमेंट कम चालान,
ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे रहे हो, चालान भी जमा करा रहे हो, दोनों चीजें कर रहे हो किसके अंदर में, CMP 08। और ये कैसे फाइल करना है आपको, क्वार्टरली फाइल करना है। और कब फाइल करना है, 18 ऑफ द मंथ सक्सेडिंग टू क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तारीख से पहले। क्लियर है। नेक्स्ट जो रिटर्न है हमारे पास GSTR 4, ये मैंने बताया, ये GSTR 4 अब चेंज होकर CMP 08 में हो गया है। लेकिन जिन पर्सन का रजिस्ट्रेशन पहले का है, इस डेट से पहले, ठीक है, इस डेट से पहले का जिनका रजिस्ट्रेशन है वो अभी भी GSTR 4 फाइल करेंगे, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है। ओके सर। ठीक है सर IGST का रिटर्न हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? IGST CGST सब इसी में जाता है, वो एक टैक्स है, कोई रिटर्न नहीं है। आपने नहीं मतलब GSTR 1 में भी वो दिखाना पड़ता है IGST बिल्कुल सेल? आपने देखो GSTR 1 में क्या डाल रहे हैं हम, सेल की डिटेल डाल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे IGST कलेक्ट किया या CGST कलेक्ट किया आपने, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल जा रही है। अगर वो IGST सेल है या CGST सेल है, वो रिटर्न्स के अंदर इन्हीं रिटर्न्स में जाएगा। कहाँ पे, GSTR 1 में या 3B में। IGST क्या है, कोई रिटर्न नहीं है, IGST टैक्स है। जब आप सेल करते हो अपनी इंटर स्टेट, तो आप टैक्स कलेक्ट क्या करोगे, अभी क्या बताया था मैंने आपको, IGST, ठीक है। तो आप बताओगे कि भाई मैंने IGST इतना कलेक्ट किया है, CGST इतना कलेक्ट किया है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड पे। यस सर। तो हमारे लिए जो मेजर रिटर्न्स थी ना, वही है, इन्हीं रिटर्न से आपका पाला आना है, कभी भी आएगा तो, ठीक है। बहुत रेयरली केस में आपके पास इन रिटर्न्स का पाला आएगा। GSTR 5 रिटर्न्स फॉर नॉन रेजिडेंस पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो NRI है, नॉन रेजिडेंस फॉरेन टैक्सेबल पर्सन है, उसने अगर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसको GSTR 5 फाइल करनी है, और मंथली उसका मोड है। और वो कब तक उसको फाइल करनी है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एक रिटर्न होता है GSTR 6, ये भी आपको इसका कॉलम आएगा जब आप 3B फाइल करोगे। ये रिटर्न्स फाइल होती है किसके थ्रू, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको बोलते हैं हम ISD, रिटर्न फॉर एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूट द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट टू इट्स ब्रांचेस। सर एक क्वेश्चन था आपका कि भाई मेरे स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, महाराष्ट्र में एक है, पुणे में एक है। अब सपोज करो उस ब्रांच का एक हेड ऑफिस है, ठीक है, उस ब्रांच का एक हेड ऑफिस है औरंगाबाद, ठीक है। यस सर, यस सर। अब जो हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस में से कोई सेल नहीं होती, ठीक है। वहां पे सारे अकाउंटेंट बैठते हैं, रिसर्च की टीम बैठती है, ऑडिट की टीम बैठती है, एडमिन स्टाफ बैठता है, HR बैठता है। वहां से कोई सेल नहीं होती, ना ही यहाँ से कोई सर्विस प्रोवाइड होती है, ठीक है। यानी कि इनवॉइस वो हेड ऑफिस रेज नहीं करती। क्लियर है? यस सर। लेकिन उस हेड ऑफिस को हर कोई बिल आके पकड़ा जाता है। लाइक ऑडिटर ने अपना ऑडिट किया और बिल करेगा हेड ऑफिस को, ठीक है। कोई AMC ली, बिल किसको हुआ, हेड ऑफिस को। कोई रिसर्च का काम हुआ, बिल किसको हुआ, हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस। अब सारे बंदे बिल जो किए जा रहे हैं हेड ऑफिस को किए जा रहे हैं, लेकिन हेड ऑफिस की कोई सेल तो है नहीं, ठीक है। अब हेड ऑफिस टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि भाई इनवॉइस आएगा तो टैक्स तो पे करोगे आप, ठीक है। तो हेड ऑफिस के बाद जब टैक्स पे करता है तो उसके पास क्या अराइज हो रहा है, क्या आ रहा है उसके पास, इनपुट आ रहा है किस पे, सर्विस पे। सर्विस पे जो भी उसने सर्विस ली है उस पे उसको इनपुट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उस इनपुट का वो यूटिलाइज कर सकता है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि एक स्टेट के अंदर में आप अलग अलग प्रीमाइसेस के लिए अलग अलग GST नंबर ले भी सकते हो, और चाहो तो एक ही GST नंबर पे काम भी कर सकते हो। अब सपोज करो उसने उस स्टेट के अंदर में, ठीक है, उसने GST नंबर नहीं लिया हुआ, नॉर्मल वाला GST नंबर ले लिया, उसने अपना रजिस्ट्रेशन एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कराया, और उसने जो रजिस्ट्रेशन लिया वो एज ए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। उसको एक नया GST नंबर मिला। अब वो GST नंबर के अगेंस्ट में कोई सेल नहीं होगी, क्योंकि वो जो हेड ऑफिस है वो कोई सेल नहीं कर रहा। तो जितने भी पर्सन उसको बिल दे रहे हैं सर्विस के, उसका इनपुट उसको इकट्ठा हुए जा रहा है, लेकिन उस इनपुट को वो यूटिलाइज नहीं कर सकता किसी अपने अदर सेल्स पे। यानी कि अदर ब्रांच जो सेल कर रही है, वो ब्रांच सेल करते समय आउटपुट टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। और जब हम गवर्नमेंट को पे करते हैं तो आउटपुट माइनस क्या करते हैं, इनपुट इनपुट करते हैं,
ठीक है। तो जो अदर ब्रांच के पास आउटपुट भी है और लेकिन उसके पास इनपुट नहीं है, लेकिन इनपुट किसके पास है? हेड ऑफिस के पास। हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस क्या करेगी? अपना टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन लेगी एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लेगी, ठीक है। और एक रिटर्न फाइल करेगी कौन सा? GSTR 6, ठीक है। अब ये हेड ऑफिस मान लो ये HO है, इसके अलग अलग 4 ब्रांचेज है, ब्रांचेज A, ब्रांच B, ब्रांच C और ब्रांच D, ठीक है। इसका मान लो आउटपुट टैक्स बन रहा है, वो बन रहा है मान लो 2000, ठीक है। इसका जो आउटपुट टैक्स बन रहा है वो मान लो 3000 बन रहा है, और इसका जो आउटपुट टैक्स बन रहा है वो मान लो 4000 बन रहा है, और इसका जो आउटपुट टैक्स बन रहा है वो 1000 बन रहा है। लेकिन जो इसकी सेल्स थी, ठीक है, ब्रांच A की जो सेल्स थी वो मान लो थी 10,000 रुपए की, ठीक है। ब्रांच B की जो सेल्स थी वो मान लो 20,000 थी, ब्रांच C की जो सेल्स थी वो मान लो 50,000 थी, और ब्रांच D की जो सेल्स थी वो मान लो हमारे पास 15,000 रुपए की थी, ठीक है। अब जो हेड ऑफिस के पास टोटल इनपुट है, जो उसको बिल रेज हुए एक महीने में, ठीक है, उसके पास टोटल जो इनपुट है वो मान लो है 5,000 रुपए का, ठीक है। क्लियर है? समझ गए? अब इस 5,000 का इनपुट इसको बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन यूनिट को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में ले लिया, क्योंकि आपको इनपुट ट्रांसफर करने के लिए आपको सेल करनी होगी इनको, तो आप सेल तो दिखाओगे नहीं कि भाई मैंने इनको ऑडिट बेच दिया, मैंने इनको AMC दे दिया, मैंने इनको वो दे दिया, वो तो दिखाओगे नहीं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला आप अपना रजिस्ट्रेशन किस में लो? एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और अपना एक रिटर्न फाइल करो GSTR 6। वहां पे आप क्या करोगे? आपकी टोटल सेल्स कैलकुलेट करोगे कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है। आपकी टोटल सेल्स कितनी बन गई? 10, 20, 30,000 प्लस 50,000, 80,000, टोटल सेल बन गई 95,000। आपके पास इनपुट कितना है? 5,000 का। तो आप यूनिट 1 को 5,000 इंटू कितना? 10,000 डिवाइड बाई 90,000, इतना रुपए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसके प्रोपोर्शन पे? उनके सेल्स प्रोपोर्शन पे। कितना बना बताओ? ये बनता है 0.9। ये कितना बनेगा? 10,000 डिवाइड बाई 90,000, कितना बना बताओ? कैलकुलेटर निकाल लो। ये दिक्कत हो गई कैलकुलेटर आने के बाद, हो गई ना। मुझे भी मोबाइल ही खोलना पड़ रहा है, तो ये टिप पे होनी चाहिए। अगर मैं ये डिलीट कर दूं, ठीक है, तो ये कितना बनेगा? समथिंग 9 बनेगा, ठीक है। तो 5 इंटू 9 555। तो ये 550 रुपए का इनपुट किसको दे देगा? यूनिट A को, कि भैया तुम ले लो ये 555 रुपए यूनिट, ठीक है। तो जब ये अपना रिटर्न्स फाइल करेंगे ना, तो 2,000 में से कितना माइनस कर लेंगे? 555 रुपए, ठीक है। तो 1,455 रुपए इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया? अदरवाइज ये क्या होता है? ये 5,000 इसके वेस्ट हो जाते। तो इसने अपना रजिस्ट्रेशन किस में लिया? एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सर ये कैलकुलेट करते वक्त ये जो हमने सेल वैल्यूज की कैलकुलेट की है बस टोटल, ये इसके इन्हीं प्रोपोर्शन में आपको इनका इनपुट ट्रांसफर करना है। सर ये टोटल हमारा 95,000 आया था, तो हमने मतलब 90,000 क्यों लिया? सॉरी 95 है, ओके, ठीक है। 10,000 डिवाइड बाई 95,000, इनकी टोटल उस यूनिट की सेल डिवाइड बाई टोटल सेल मल्टीप्लाई बाई इनपुट, ठीक है। जो बचेगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे बताता हूँ। ये क्या करेंगे? अपना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपना रिटर्न फाइल करेगा, और जितने इनपुट यूनिट A को मिला है ना, वो अपना 3V फाइल करते समय एक कॉलम आता है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो कॉलम आपके सामने आएगा जब हम 3V फाइल करेंगे, ठीक है। वो आपको उस समय बताएगा कि मुझे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कितना इनपुट रिसीव हुआ है। ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई है कि जब हम 3V करोगे ना, तो 3V के टेबल नंबर 4.1 में
ठीक है। 5.1 में आपको एक कॉलम आएगा कि इनपुट जो आपको रिसीव हुआ है उसमें से एक कॉलम होगा इनपुट रिसीव फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तब आप ये पॉइंट को रिलेट कर पाओगे कि यहां से वो इनपुट आ रहा है। क्लियर आप लोगों को? जी यस सर। ठीक है। जीएसटीआर 7 है रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये अपना रिटर्न डालती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज टीडीएस की बेसिकली। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस है वैसे ही जीएसटी में टीडीएस है। अगर आप गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को कोई भी सप्लाई करोगे तो वो क्या करेगी, जीएसटी का 1% टीडीएस काट के आपके जीएसटी में जमा करा देगी। ये वाला कॉलम भी आपको दिखेगा जब आप अपना रिटर्न्स ओपन करोगे ना 3B, तो वहां पे कॉलम होता है कि टीडीएस आपका कितना है। किसका वो टीडीएस है? इनकम टैक्स का टीडीएस नहीं है, ये टीडीएस किसका है? जीएसटी का टीडीएस है। तो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस 1% टीडीएस काटती है। ठीक है। जीएसटीआर 8 डिटेल ऑफ सप्लायर अफेक्टेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अमेजॉन वगैरह जो अपने रिटर्न फाइल करते हैं वो क्या कौन फाइल करता है? जीएसटीआर 8। अब जैसे आप लोग जीएसटी का काम कर रहे हो तो कभी कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी काम आ जाएगा आपके पास। तो अगर आपके पास कोई बंदा है वो बोले कि भाई मुझे ना अमेजॉन पे माल बेचना है, ठीक है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन एज ए ई कॉमर्स सेलर मत लेना। समझ गए मेरी बात? एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर मत लेना, उसका रजिस्ट्रेशन एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर ही लेना। ठीक है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर ले लोगे तो आपको जीएसटीआर 8 का कॉलम दिखेगा, फिर वो जीएसटीआर 1, 3 भी नहीं दिखेगा। ठीक है। तो एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर वो हैं जो पोर्टल बना रहे हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो अपना रिटर्न जीएसटीआर 8 में डालती है। ठीक है। जीएसटीआर 9 हमारी क्या है? एनुअल रिटर्न नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। कब तक फाइल करनी है? 31 दिसंबर। ठीक है। जीएसटीआर 9A एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन लेवी। 9C क्या है? ऑडिट का है। बेसिकली जब हम ऑडिट में एप्लीकेबल होते हैं, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनको अपना 9B फाइल करना है और 9C भी फाइल करना है। ठीक है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट्स के द्वारा उस पर साइन होते हैं। ठीक है। लास्ट रिटर्न होती है जीएसटीआर 10, जिसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कब फाइल करनी होती है? जब भी हम किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देते हैं। ठीक है। उसके विदिन 3 मंथ ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया कि भैया इसका कैंसिलेशन हो गया है अब, तो उसके विदिन 3 मंथ हमें ये जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 10 डालनी होती है। ये नहीं डाला अगर आपने तो 10,000 रुपए की पेनल्टी है। मोस्टली केसेस में हम रजिस्ट्रेशन कर तो लेते हैं, कैंसिल भी करा देते हैं, लेकिन हम ये फाइनल रिटर्न नहीं डालते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको फाइनल रिटर्न भी डालना है। सर एक बार 9 बताएंगे एक बार सर आप? हाँ सर एक बार जीएसआर 9 बताएंगे। 9 एनुअल रिटर्न है हमारा। एनुअल रिटर्न्स है। जीएसटीआर 1 भी हम मंथली डाल रहे हैं, जीएसटीआर 3 भी मंथली भी डाल रहे हैं। ठीक है। पूरे साल में जो भी हमने काम करा है, जैसे अप्रैल से लेके मार्च तक जो भी हमने इनवॉइसेस किए, जो भी परचेजेस किए, जो भी रिटर्न्स डाले, उसकी एक एनुअल रिटर्न डालनी होती है हमें, जिसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2020 चल रहा है ना, तो इसकी जो एनुअल रिटर्न्स की डेट आएगी वो 31 दिसंबर 2021 आएगी। ओके सर। उससे पहले आप कभी फाइल कर सकते हो, उसके बाद फाइल करोगे तो पेनल्टी लगेगी। अभी 19-20 की भी डेट बढ़ी हुई है। ओके। देखो 2 ड्यू डेट्स होती है, एक तो जो एक्ट कहता है, तो एक्ट ये कहता है, ठीक है। एक को बोलते हैं एक्सटेंडेड डेट, एक्सटेंडेड ड्यू डेट, जिसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताती रहती है हमें काउंसिल मीटिंग के थ्रू कि भाई हम इस बार बोल रहे हैं कोविड आ गया, चलो हमने आपको रिलैक्स कर दिया, इसको डेट को एक्सटेंड कर दिया। अब गवर्नमेंट ने नया फंडा निकाला है, गवर्नमेंट कहती है हम डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। डेट ने तो जो लॉ ने बोल दिया वही रहेगी, हम रिलैक्सेशन डेट डाल दे रहे हैं। फर्क है दोनों में। ड्यू डेट एक बार इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो जो रिलैक्सेशन पीरियड था ना, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था अगर आप यहां तक फाइल कर दोगे तो भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, तो अगर ड्यू डेट एक बार एक्सटेंड, गवर्नमेंट ने बोल दिया ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, तो ड्यू डेट तो जो एक्सटेंड करी वही बन जाएगी इस मंथ की। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हम रिलैक्स कर रहे हैं डेट को। जैसे अभी एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की कि जिस पर्सन ने अपनी जुलाई 2017 से लेके आज तक की रिटर्न फाइल नहीं करी है, यानी कि सितंबर से पहले की रिटर्न फाइल नहीं करी है, ठीक है, उनको लेट पेनल्टी से हम वेव कर रहे हैं, मैक्सिमम पेनल्टी 500 रुपए लगेगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने डेट नहीं बढ़ाई,
ठीक है, उन्होंने क्या कि 30 सितंबर तक फाइल कर लो तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। 1 अक्टूबर को फाइल करोगे तो वापस वही वाली पेनल्टी लगेगी। क्लियर है? यस। तो सर GSTR 9 में ओनली सेल एंड परचेज के बिल आते हैं ना ओनली बस? इसमें कोई बिल नहीं आता, Okay. इसमें हम कुछ बिल नहीं डालते। GSTR 9 एक रिकंसिलेशन एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट है, इसमें आपको कोई इनवॉइस नहीं चढ़ाना। ये जैसे ही आप GSTR 1 फाइल करते रहोगे, GSTR 9 वैसे ऐसे प्रिपेयर होता रहता है सिस्टम में अपने आप। ठीक है, ठीक सर। जब आप GSTR 1 फाइल कर लोगे, GSTR 3 भी फाइल कर लोगे, उन दोनों को मिला के GSTR 9 बन जाएगा। वहां पे आपको रिकंसिल करना है कि आपके कोई बिल छूट तो नहीं गए। ठीक है, कोई ऐसा इनपुट तो नहीं ले लिया आपने जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट करके अगर आपका टैक्स बनता है उस साल का तो आप जमा करा दोगे। कोई बिल नहीं इंटर करना आपने, कोई बिल एंट्री करने के लिए आपको मौका भी नहीं मिलेगा GSTR 9 में। लेकिन हम जैसे R1 में और 3B में तो हम वैसे ही हम टैक्स पे करते रहते हैं हम। हाँ, अगर टैक्स बनता है तो 9 में फिर हमारा टैक्स कैसे 9 में बनेगा ना? कभी शॉर्ट आपने इनपुट डाल दिया, आपकी इनवॉइस कोई छूट गई सपोज करो, ठीक है, इस महीने जो आपने सेल की थी आपने इस महीने डालना भूल गए। ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट आप कब करोगे? आपको पता चला 6 महीने बाद, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद कि ये इनवॉइस छूट गया मेरे से। ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट GSTR 9 में करोगे। आपने कोई इनपुट ले लिया गलत जिसका आपको नहीं लेना था, ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट किस में होगी? GSTR 9 में। ठीक है, हम वहां पे बस फिगर बताते हैं कितने रुपए फिगर का मेरे से मिस्टेक हो गई तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, या मेरी इनपुट मैंने लिया नहीं जिसके लिए मैं एलिजिबल था। ठीक है, तो इनपुट ले सकते हो, लेकिन इनपुट की भी कंडीशन है कि आपका फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाएगा ना, उसके अगले साल, यहाँ 31 दिसंबर है ना, तो 30 सितंबर की डेट आती है। जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्लास लेंगे ना, उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सारे देखेंगे कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी वगैरह होती है, उसमें मैं बताऊंगा कि उसको कब तक लेना होता है और क्या कंडीशन है। अगर सर कोई मंथली में अगर जैसे कोई बिल रह जाता है तो हम उसको अगर नेक्स्ट मंथ में अगर दिखा शो करना चाहते तो पॉसिबिलिटी है सर? ये पॉसिबिलिटी है, आराम से आप कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर पूरा जब तक फाइनेंशियल ईयर है तब तक आप कभी भी किसी मंथ में भी वो बिल डाल सकते हो। तो इसमें कोई पेनल्टी वगैरह भी लगती है क्या सर इसमें? नहीं, कोई GSTR 1 में ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है अगर 3B में आप टैक्स पे कर रहे हो तो। अगर आप 3B में सही दिखा रहे हो, ठीक है, और 1 में आपने एक बिल छोड़ दिया, ठीक है, मैंने क्या बताया, 1 में कोई टैक्स नहीं जाता, 1 में बस मैं डिटेल देता हूँ। ठीक है, 3B में आपने जो सेल्स करी थी वो पूरा का पूरा दिखाया और उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स भी पे कर दिया। ठीक है, तो कोई पेनल्टी तो कुछ भी नहीं है पेनल्टी, आप नेक्स्ट मंथ GSTR 1 में दिखा दो। ठीक है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट सप्लाई दिखाई है, यानी कि 3B में जो टैक्स जमा कराया है उसमें कम कराया है, यानी कोई सेल 3B में नहीं दिखाई, तो उस केस में पेनल्टी नहीं है, इंटरेस्ट आता है। अच्छा, ठीक है, क्या आता है? इंटरेस्ट, कि आपने उतने रुपए का शॉर्ट डिक्लेरेशन करा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब बताओ कोई पॉइंट? ये सर एक मुझे क्वेश्चन पूछना था। सपोज कीजिए मैंने अप्रैल मंथ में एक कस्टमर को मटेरियल सेल किया, लेकिन GSTR 1 फाइल करते टाइम समझ लीजिए कि कस्टमर बी का मेरे से GSTR वहाँ पे फेड हुआ और उसका मैंने 3B में पेमेंट भी कर दिया, और ये मेरी मिस्टेक मुझे मालूम हुई सितंबर मंथ में। तो इन दैट केस में वो रिवर्स कर सकता हूँ क्या? मतलब वो कस्टमर अमेंडमेंट्स के प्रोविजन है। हाँ जी, प्रोविजन है अमेंडमेंट्स के। अच्छा, तो वो हो सकता है सब कुछ। GST में रिटर्न्स रिवाइज नहीं होती, GST में क्या होता है? रिटर्न्स अमेंड होता है। रिटर्न्स अमेंड नहीं होती, इनवॉइसेज अमेंड होते हैं। ठीक है, GST में इनवॉइसेज होते हैं। आप लोगों को कुछ दिखाने से पहले आप लोगों को मैं पोर्टल दिखाया था, थोड़ी सी क्लास आज 10-15 मिनट लंबी भी शायद हो जाए, 1 घंटे की क्लास होगी हमारी। ठीक है, डेली मैं आपको एक पोर्टल दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा GSTN पोर्टल होता है जब हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, जो रिटर्न्स आप लोग बात कर रहे हो ना, देखो ये रिटर्न्स डैशबोर्ड होता है, इससे थोड़ी सी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। 2021, अब सपोज करो मैं नवंबर का रिटर्न्स में फाइल कर रहा हूँ। देखो, ये है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1। देखो इसके अंदर ये सारी टेबल्स होते हैं।
ये इतने सारे टेबल्स हैं, यहाँ हम B2B डालते हैं, इनवॉइसेस B2C की यहाँ डालते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट यहाँ डालते हैं। जो अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ ना आप, ठीक है, प्रीवियस इनवॉइस में कुछ गलती हो गई, जीएसटी नंबर गलत डल गया, तो उसकी अमेंडमेंट फाइल होती है। ठीक है, वो कैसे फाइल होगी हम जब GSTR 1 को समझेंगे ना तब बताऊंगा मैं आपको। ये सारे GSTR 1 के फील्ड है अलग अलग। ठीक है, देखा है किसी ने, कितने बंदों ने देखा GSTR 1 को अभी तक? अभी तक किसी ने नहीं देखा ना। ये पूरा GSTR 1 देखेंगे। इनवॉइस की जब एंट्री होती है तो हम ऐसे एंट्री करते हैं, ऐड डिटेल करके, यहाँ डिटेल डालनी होती है पूरी डिटेल कि जिसको सेल किया है। ठीक है, ये हमारी GSTR 1 थी। और 3B में जब हम रिटर्न्स करते हैं, आज इसकी फाइल हो गई होगी। भी इसकी फाइल हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ होती है आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल पूरी यहाँ डालते हैं, यहाँ हम सेल डालते हैं, सेल क्या करा है। ये देखो आ रहा है ना कॉलम IGST, CGST और SGST की, ये होते हैं कॉलम जो कलेक्ट किया है हमने। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे हम अपनी इनपुट डालते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, अपनी पेमेंट ऑफ टैक्सेस को, कि हम पूरा टैक्स को कैसे सेटल कर रहे हैं। ठीक है, ये हम सारा लाइव देखेंगे, टेंशन मत लो। कम से कम दो क्लास कम से कम होगी GSTR 1 की, और दो क्लास होगी कम से कम 3B की, एटलीस्ट 2 से 3 क्लास। ठीक है, तो पूरा देखेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोविजन देख रहे हैं कि अगर हमारे पास, सपोज करो आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है, अकाउंटेंट हो, GST के ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी GST वालों ने आप पे डाल रखी है। ठीक है, GST में जो कॉन्सेप्ट है किस चीज का है, इनपुट और आउटपुट। जब हम सेल करते हैं तो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। ठीक है, और जब हम परचेज कर रहे हैं तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए क्या है, इनपुट टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट को जब हम पेमेंट करने की बात आती है तो हम कहते हैं भैया आउटपुट में से हम इनपुट पहले माइनस करेंगे, तब आपको हम देंगे फाइनल जो बचा है। यही होता है ना। हमने कोई आइटम 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए में खरीदते समय भी तो कोई टैक्स पे किया होगा ना उसको, तो हम किसी और को पे नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने एजेंट बिठाए हुए हैं, वो क्या है, टैक्स पेयर है। कंपनीज क्या है, गवर्नमेंट की एजेंट है टैक्स को कलेक्ट करने की। तो जब आप परचेज कर रहे हो ना, तब भी आप किसको पे कर रहे हो, इनडायरेक्ट रूप से किसको पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। और जब आप सेल कर रहे हो तो आप टैक्स कलेक्ट किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, नहीं, गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो जब देने की बात आती है तो हम कहते हैं रुको, मैंने आपको पहले भी कुछ दे रखा है। कब दिया था, जब वो माल खरीदा था या जब सर्विस ली थी। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले दे रखा है ना, और जो मैंने कलेक्ट किया है, उसको देने से पहले मैं जो आपको दे रखा है उससे सेटल करूंगा। ऑब्वियसली आप किसी से भी पैसा, मान लो किसी को पैसा आपने 100 रुपए उससे लिए हैं, ठीक है, और उसको 10 रुपए पहले दे रखे हैं, तो आप बोलोगे ना भाई मैं तुम्हें 10 रुपए माइनस करूंगा, ठीक है, जो बचेगा वही दूंगा ना। तो उसी को बोलते हैं हम इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट लेने की कंडीशन, सब कुछ, बहुत सारी कहानी ना इनपुट पे ही बनती है। ठीक है, इनपुट आपको लेना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपने एक ऐसे GSTN बायर से परचेज कर लिया जिसका GSTN कैंसिल हो गया, ठीक है, सपोज एक नया बायर से परचेज कर रहे हो, उसने एक अच्छा सा बिल बनाया, उसने GSTN नंबर भी लिख दिया ऊपर, और आपने वो GSTN नंबर वेरीफाई नहीं किया, ठीक है, तो और आपने उसको टैक्स पे कर दिया, तो गलती आपकी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। ठीक है, GSTN नंबर किसी ने दिया, पर्सन रजिस्टर्ड था, लेकिन आज की डेट में जब उसने इनवॉइस इशू किया तब उसका नंबर कैंसिल हो गया था, उसने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, या एनी वाई XYZ रीजन से उसने GST नंबर कैंसिल हो गया था, और उसके बाद उसने इनवॉइस इशू कर दिया, तो भी आपको उसका इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। या वो कंपोजिट डीलर है, आप GSTN नंबर देख के ये नहीं बता सकते कि पर्सन कंपोजिट है या वो एक रेगुलर है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो,
मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है? देख रहे हो, ये सारे जीएसटीआईएन नंबर है पार्टी के। इसमें सब बता सकते हो कि वो कंपोजिट है या वो एक रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है। जीएसटी रजिस्टर होते हैं, एक रेगुलर और एक नहीं कंपोजिट। रेगुलर और कंपोजिट। रेगुलर पर्सन टैक्स चार्ज कर सकता है, कंपोजिट पर्सन अपने बिल में टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जीएसटी नंबर देख के बता सकते हो कि कंपोजिट में रेगुलर में है? नहीं देख के बता सकते। इसका पता कैसे लगाओगे? इसका पता हम गवर्नमेंट की एक टूल है जिसको बोलते हैं हम सर्च टैक्स पेयर टूल, ठीक है? या फिर आप एक ऐसे पर्सन से अपना काम कर रहे हो जो रिटर्न फाइल नहीं करता टाइम से, ठीक है? तो जब तक वो अपने जीएसटीआर 1 में एंट्री नहीं दिखाएगा, आपके जीएसटीआर इनपुट मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है? तो आपको उन पर्सन से भी सतर्क रहना है कि भाई वो अपना टाइम से रिटर्न फाइल करता हो, ठीक है? तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने आपको दे दी। गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एक टूल दे रहे हैं, इस टूल में हम आपको सर्च करने का ऑप्शन देते हैं, सर्च बाय GST9, सर्च बाय पैन और सर्च फॉर ए कंपोजिशन टैक्स पेयर। सबसे पहले हम देखते हैं सर्च बाय और जीएसटीआईएन नंबर, ठीक है? आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाना है, बिना लॉगिन किए यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन आता है ना? यहाँ पे सर्च बाय जीएसटीआईएन करोगे, क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा आप कौन से पर्सन का डिटेल देखना चाहते हो, ठीक है? आप यहाँ से ने बोला भाई हम इस पर्सन का डिटेल देखना चाहते हैं, आपने जीएसटीआईएन नंबर यहाँ डाल दिया, ठीक है? अपने आप को वेरीफाई करा दो कि भाई मैं एक ह्यूमन हूँ, ठीक है? और सर्च करो। जब सर्च करोगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। इस पर्सन का लीगल नेम ये है, ये है, रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी, इफेक्टिव डेट, वो इस डेट से रजिस्टर्ड है, यानी कि इसके पहले का अगर वो इनवॉइस देता है आपको तो आपका इनवॉइस वैलिड नहीं है। कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है, जीएसटी नंबर एक्टिव है या कैंसिल हो गया है, यहाँ बताएगा, ठीक है? वो एक टाइप क्या है, क्या वो एक रेगुलर में है या एक कंपोजिट? तो यहाँ दिख रहा है आपको कंपोजिशन, टैक्स पेयर टाइप क्या है, कंपोजिशन। तो अगर आपको ये पर्सन अगर टैक्स लगा के बिल दे तो आप लोगे उससे? नो सर, नहीं लोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, कंपोजिट डीलर टैक्स इनवॉइस यानी कि टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है? अगर उसकी डेट, उसकी ये सब इतना मतलब नहीं रखता। हाँ, ये मतलब रखता है कि उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। हेलो, तो सुन ले पहले जा, मैं ये सुनते ही बना लूं। अरे 2 मिनट रुक जा, मेरे को छौंकने दे, मैं अभी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ बना लूँ। विजय अपना माउस रेडी होगी क्या? नहीं, मेरे को आराम से शांति से बनाने दे। अभी 2 मिनट रुक जा, बस छोकरी ये प्याज डालूंगी, ये डालूंगी। विजय, विनय डाल दूंगी। विनय देखो, यहाँ से आप उसकी वो देख सकते हो कि उसने रिटर्न्स कोई फाइल करी है नहीं करी। ये सो फाइलिंग टेबल्स देखो, इसने आज तक कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है। रजिस्ट्रेशन तो एक्टिव है, देख रहे हो ना? लेकिन रिटर्न्स क्या है, एक भी रिटर्न इसने फाइल नहीं करी आज तक। दूसरा देखते हैं, देखो मैं सर्च टैक्स पेयर में गया, सर्च बाय जीएसटीआईएन नंबर, देखो B2B ट्रेडर्स, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 14/7/2017। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक रेगुलर है, वहां पे पहले क्या आ रहा था, कंपोजिट। ये भी एक्टिव है, इसकी डिटेल भी देखोगे अगर आप फाइलिंग टेबल, तो ये इसके दिखा रहा है कि भाई ये इसके रिटर्न्स फाइलिंग है। देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 टैक्स पीरियड सितंबर 24 तारीख को इसने फाइल कर दिया, यानी कि रिटर्न फाइल करता है टाइम से, ठीक है? इसने अपनी सारी जीएसटीआर 1 भी फाइल कर रखी है और सारी अपनी जीएसटीआर 3 भी बिल्कुल टाइम से पे करता है, ठीक है? यानी कि इससे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, आप जिससे परचेज कर रहे हो ना, आप उसको टैक्स दे रहे हो ना, और आप जब टैक्स दे रहे हो तो आपको इनपुट मिलना है। इनपुट आपको तब मिलेगा जब वो एक वैलिड परचेज होगी, और वैलिड परचेज की कंडीशन क्या है कि वो टैक्स पेयर रेगुलर में होना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है? वो कर गया, बोल भी तो सकते, और वो अपना रिटर्न्स भी फाइल करता है टाइम से, ठीक है? कल नहीं है, अब कल क्लास अभी होगी। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर मुझे किसी पर्सन का जीएसटी नंबर जानना है, यस सर।
जैसे मैं इसी पर्सन का बोलता हूँ कि इस पर्सन का ये 20 वाला क्या है, पैन नंबर है ना, इस पर्सन के पैन नंबर को मैंने कॉपी किया और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसने कितने रजिस्टर ले रखे हैं। ठीक है, तो मैं सर्च बाई क्या करूंगा, पैन, कॉपी पैन मैंने डाल दिया। ठीक है, या आपको जीएसटी नंबर नहीं मिल रहा ढंग से, उसने कोई गलत बता दिया है, तो आप उसके पैन नंबर से भी सर्च करोगे। देखो 2 नंबर हैं इसके, एक ये है और एक ये है, एक तो इनएक्टिव पड़ा हुआ है और एक एक्टिव है। ठीक है, इस इनएक्टिव का भी डिटेल आप जान सकते हो, इस पे क्लिक करोगे, कैप्चा को वेरीफाई कराओगे, सर्च करोगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी कि ये रजिस्ट्रेशन कब था, 1/7/2017 को था। ठीक है, और अभी भी इनएक्टिव ही है, इसने कोई रिटर्न्स इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट फाइल नहीं करी है। ठीक है, रीजन क्या है, ये एक्टिव तो है, ये माइग्रेट नहीं कराया। हुआ क्या था कि जो भी पर्सन वैट में रजिस्टर्ड थे ना, उनको जीएसटी में माइग्रेट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसने माइग्रेशन का ये नंबर नहीं लिया, इसने सेपरेट नंबर अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये नॉट माइग्रेटेड का स्टेटस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा आपको अगर चेक करना है कि पर्सन रेगुलर से कंपोजिट में हो कब हुआ। सपोज करो आपने एक पर्सन से डील करते हो और आपने जब पर्सन पहली बार आया तो आपने सर्च टैक्स पेयर का टूल का यूज किया और वहां पे देखा तो पर्सन रेगुलर में रजिस्टर्ड था। ठीक है, पर्सन का टर्नओवर उतना नहीं है, उसका काम ज्यादा नहीं है, उसने अपने आप को कंपोजिट में रजिस्टर करा लिया। कन्वर्ट आप करा सकते हो रेगुलर से कंपोजिट में और कंपोजिट से रेगुलर में। ठीक है, बस आपका टर्नओवर क्राइटेरिया मेट होना चाहिए। ठीक है, तो उस पर्सन का टर्नओवर उतना नहीं था, 1.5 करोड़ से नीचे थी, उसने अपना रजिस्ट्रेशन है जो कन्वर्ट करा लिया किसमें, कंपोजिशन में। तो किस डेट को उसने कंपोजिशन में ऑप्ट किया है उसकी जानकारी आपको इस सर्च टैक्स पेयर के टूल के थ्रू मिलेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब आपने फर्स्ट टाइम उसके साथ किया था तब तो वो रेगुलर में था, तो टैक्स चार्ज कर रहा था, आप उसको टैक्स भी दे रहे थे, आपको इनपुट भी मिल रहा था। लेकिन जिस डेट को उसने कंपोजिशन में ऑप्ट किया उसके बाद भी अगर वो टैक्स चार्ज करता है, ठीक है, आप तो दे दोगे टैक्स उसको क्योंकि आपने तो वेरीफाई किया था, तो रेगुलर में था। लेकिन उसने बताया नहीं, उसने बताया नहीं, या उसने उसको पता नहीं था इसके बारे में कि भाई मैं कंपोजिशन में चला गया हूँ, मैं ले नहीं सकता अब टैक्स। ठीक है, फिर भी वो अपने इनवॉइस पे टैक्स लगा रहा है और आप उसको टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उसका इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन कंपोजिशन में रजिस्टर है। तो आप उसको चेक कैसे करोगे? तो चेक करने के लिए आपको सर्च टैक्स पेयर के अंदर सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर करना है। यहाँ पे आप ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट, यानी कि रेगुलर पर्सन अगर कंपोजिट में चला गया है, ठीक है, तो वो ऑप्ट इन हो गया। कंपोजिट पर्सन अगर रेगुलर में आ गया है, ठीक है, तो वो ऑप्ट आउट हो गया। ठीक है, तो अगर आप किसी की ऑप्ट इन चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे ऑप्ट इन, उसका जीएसटीएन नंबर डालोगे यहाँ पे पर्सन का। सपोज करो मैं इसी का चेक करता हूँ। ठीक है, सर्च किया, मेरे पास ये आ रहा है कि इस जीएसटीएन नंबर का संदीप कुमार वाधवा 6 फरवरी 2018 को इसने ऑप्ट इन किया है, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन इसका रेगुलर में था। ठीक है, इसने इस डेट के बाद अपना रजिस्ट्रेशन किसमें कन्वर्ट करा लिया? कंपोजिशन में। यानी कि इस डेट के बाद अगर वो मुझे कोई भी बिल देता है जिसमें वो टैक्स चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो मुझे उसको उसकी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी चाहिए। मुझे उसको बोलना चाहिए भाई तुम टैक्स इनवॉइस थ्रू नहीं कर सकते, आप मुझे बिल ऑफ सप्लाई दो। ठीक है, उसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन बताओ। सर एक क्वेश्चन है, मान लीजिए सर इसने गलत टैक्स ले लिया हमसे, तो सर उस पे तो पेनल्टी लगेगी? उस पे नहीं लगेगी कुछ भी, उस पे लगेगी पेनल्टी अगर आप उसको डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करोगे। ठीक है, तो उस पे लगेगी कि भाई आपको प्रोविजन नहीं पता था, आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तो आपने क्यों इनवॉइस इशू किया? ठीक है, तो वो तो अलग पेनल्टी लगेगी। सर रॉन्गली इनवॉइस इशू करने के लिए तो सर लगेगी ना पेनल्टी? उस पे लगेगी पेनल्टी अगर आप डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करोगे तो। ठीक है, लेकिन वो उस समय बोल सकता ना कि मुझे अनइंटेंशनली हो गया, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि लॉ को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस पे पेनल्टी लगेगी, लेकिन आप उससे कलेक्ट नहीं कर सकते टैक्स। ठीक है सर। ठीक है, आप उसके पेमेंट में से रोक सकते हो, ये बोल सकते हो भाई चलो आपकी पेमेंट बाकी है तो मैं आपकी पेमेंट रोक देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये चीजें चेक आपको करनी है। ठीक है, किसी भी नए पर्सन से डील करने से पहले। प्लस एवरी ईयर आपको अप्रैल में
काम करना है कि आपके जितने भी रजिस्टर्ड बायर हैं जिसे आप बाई करते हो, ठीक है, उनको एक बार आप चेक कर लो कि किसी ने अपना ऑप्ट इन नहीं किया, क्योंकि जो ऑप्ट इन वाली फैसिलिटी है, जो ऑप्ट इन वाली है, यानी कि रेगुलर से कंपोजिट में आप अप्रैल 30 से पहले ही जा सकते हो, ठीक है। 30 अप्रैल के बाद आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते अगर आप रेगुलर में हो तो, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा बंदा है, इसने देखो, इसने कभी ऑप्ट आउट नहीं किया, ठीक है, यानी कि ऑप्ट इन नहीं हुआ। अगर मैं किसी दूसरे पर्सन का देखूं, इसको देखूं मैं कि भाई ये रेगुलर है, क्या ये कंपोजिट में आया? तो बता रहा है भाई इसने कोई भी ऑप्ट इन, कोई रिकॉर्ड, देखो अभी ये भी पर्सन देखो, इसका भी आ रहा है, इसने भी ऑप्ट कब किया है? अभी अभी ऑप्ट किया है 1 अप्रैल को। इससे पहले का रजिस्ट्रेशन अगर आप देखोगे ना, आप इसका देखो, ये रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2020 का आ रहा है ना, सर्च टैक्स पेयर टूल को यूज किया हमने, और इसका एक्चुअल देखते हैं कि इसने रजिस्ट्रेशन कब लिया था। देखो रजिस्ट्रेशन डेट क्या आ रही है? 3 अप्रैल 2019, ठीक है। जब लिया था तब क्या था? वो एक रेगुलर टैक्स पेयर पर था, ठीक है। बट आज की डेट में क्या है? वो 1 अप्रैल से कंपोजिट। एक क्वेश्चन है, कंपोजिशन। सर मान लीजिए अगर हमको इसका जीएसटी नंबर नहीं पता है, तो सर पहले हम पैन के थ्रू सर्च कर लेंगे। हाँ आराम से, आप सिंपली अगर आपको पैन पता है तो पैन उठाओ यहाँ से, ठीक है, केला भी नहीं था, केला भी खा गए, ला नहीं कोई। पैन का टूल का यूज करो, 30 रुपए डाल के कैप्चा वेरीफाई कराओ और देख लो कि इसका जीएसटी नंबर क्या है। फिर सर उसके थ्रू कर लेंगे। सर इसकी जो जीएसटी फाइल है वो भी पता कर सकते हैं क्या सर? जीएसटी कितनी फाइल हुई है टेबल, उसके अंदर फिगर नहीं पता कर सकते। जैसे ये पर्सन देखो, कॉपी किया, यस सर, सर्च बाय जीएसटीएन किया, पेस्ट किया, सर्च करा, ये उसकी डिटेल आ गई, यहाँ पे शो फाइलिंग टेबल है ये वाला, ठीक है। ओके सर। जैसे क्लिक करोगे सारी डिटेल आ जाएगी, कौन सी रिटर्न इसने फाइल करी है मंथ की, ठीक, कौन सी नहीं करी है, ठीक। जीएसटीआर 1 जो है वो आप स्किप करके भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। जैसे 1 महीने का भी कर लिया, दूसरे महीने का भी छोड़ दिया, अगले महीने का कर दिया, ठीक है। बट 3B नहीं होती, 3B जब तक प्रीवियस मंथ नहीं निपटाओगे तब तक अगले महीने का नहीं खुलेगा। अच्छा, प्रीवियस मंथ की पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद ही नेक्स्ट मंथ की होगी। तभी नेक्स्ट मंथ फाइल कर सकते हो, जब तक आप मार्च नहीं फाइल करोगे अप्रैल नहीं फाइल कर सकते। तो सर अगर जैसे मार्च की अगर लीव कर देते हैं, नहीं फाइल नहीं कर सकते हैं? मार्च की जब तक रिटर्न फाइल नहीं होगी तब तक अप्रैल का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। डेटा डाल सकते हो, यस सर, रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है सर अगर जो कंपोजिशन स्कीम में होगा तो सर उसकी भी तो रिटर्न जाती है ना सर? बिल्कुल, CMP 08 मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, CMP 08 में जाएगी, वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा ना। ठीक है सर, लेकिन मंथली स्टेटमेंट भी तो जाती है सर एक तो। मंथली कोई स्टेटमेंट नहीं जाती है, CMP 08 जाता है बस। क्वार्टरली जाती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है, वो कोई भी सर वो नहीं शो, वो नहीं शो होती है। कहाँ पे? सर ये पोर्टल में होगी ना, जब उसके आप खोलोगे तो। जब मैं ये रिटर्न्स की लॉगिन करूंगा ना, CMP 08 मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी हमने जो लॉगिन किया था सर इसकी भी हमको GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करनी होगी। नहीं GSTR 1 इसमें फाइल है, लेकिन इसको सिर्फ ये फाइल करनी होती है सर, लेकिन इसकी फाइल है। आपने अभी जो आप दिखाया ना सर कंपोजिशन मैंने वाला नहीं दिखाई थी, मैंने आपको इसका दिखाया था, दूसरे पर्सन का दिखाया था, उसमें ये GSTR नंबर नहीं है। मैंने आपको दिखाया था गुरदीप रोलिंग शटर का ओपन करके, ठीक है। देखिए हाँ सर, ये कंपोजिशन स्कीम है सर, आप ऊपर करिए, स्क्रॉल ऊपर, सर टैक्स पेयर कंपोजिशन है सर, नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ तो ये पहले था ना, देखो ना, ये पहले किसमें था? नॉर्मल टैक्स पेयर था। अभी हमने चेक किया ना इसको, अभी हमने क्या चेक किया कि ऑप्ट इन कब हुआ, ये देखो ना, यही तो चेक करनी है आपको, यही तो मैं समझा रहा हूँ। पहले ये रेगुलर में था, ठीक है, तब उसको टैक्स दे रहे थे, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि ये ऑप्ट इन तो नहीं हो गया अप्रैल में। तो देखो सर्च कंपोजिशन किया, अब हम ऑप्ट इन ढूंढ रहे हैं कि भाई किसी ने रेगुलर से कंपोजिट में तो कन्वर्ट नहीं करा लिया अपना,
जी सर। जीएसटी नंबर सेम है, जी जीएसटी नंबर सर। नहीं बदलेगा, और आपको जीएसटी देख के भी पता नहीं चलेगा कि रेगुलर में है कंपोजिट में है। ठीक है, सर्च करो, देखो 1 अप्रैल 2020 आ रहा है ना। ओके सर। ठीक है, ये इस डेट के बाद किसमें हो गया, ऑप्ट इन आ कंपोजिशन गया। के ऑप्टिंग। ठीक है, तो आपको ये वाला टूल, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने गलत इनपुट ले लिया, ऐसे पर्सन को अपने टैक्स दे दिया जो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, तो आपको ईच एंड एवरी सप्लायर को वेरीफाई करना है इस टूल को यूज करके। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि लॉगिन से पहले ही दे रहे हैं आपको, लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। जीएसटी की साइट खोलो और यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर आएगा। अगर आपको पैन के अगेंस्ट जानना है कि उसके कितने रजिस्ट्रेशन है, तो आप पैन वाला टूल यूज कर लो। किसी जीएसटी की डिटेल जानना चाहते हो कि रिटर्न कितने फाइल किया, क्या नहीं फाइल किया, एक्टिव है, कैंसिल हो गया, रेगुलर में है, कंपोजिट में है, तो आप ये वाला टूल यूज करो। और अगर आप उसका स्टेटस जानना चाहते हो कि उसने ऑप्ट इन तो या ऑप्ट आउट तो नहीं कर लिया, ठीक है, तो आप ये वाला टूल यूज करोगे। क्लियर है? ठीक है, और कोई किसी को डाउट है अब क्लास में? ये सर एक्चुअली एक डाउट था। सपोज अभी मैंने एक कस्टमर को सेल किया है, लेकिन वो कंपनी सपोज बंद हुई, हाँ, तो उसका अगर मुझे जीएसटी का पेमेंट नहीं मिल रहा तो भी मुझे जीएसटी का पेमेंट करना होगा या फिर कुछ मुझे बेनिफिट मिल सकता है उसका? आपने कस्टमर को क्या किया है, परचेस किया, सेल किया है? सेल किया है, सेल किया हुआ है। हाँ, लेकिन मेरे सेल करने के बाद सपोज वो कंपनी बंद हुई, हाँ, और वो बंद होने से पहले मुझे वो उसका पेमेंट नहीं मिला है, वो इनवॉइस का, या मुझे जीएसटी भी नहीं मिला है और मटेरियल का पेमेंट भी नहीं मिला है। हाँ, तो इन दैट केस मुझे मतलब वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होगा या फिर कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि कंपनी आगे बंद हो गई है ना? आपने अगर मटेरियल भेज दिया है, हाँ जी, सेल कर दिया है, ठीक है, हाँ जी, हाँ या जी। तो मटेरियल वापस आएगा? नहीं, मटेरियल वापस नहीं आ रहा, मतलब वो उसने कंज्यूम किया, हाँ, मटेरियल कंज्यूम किया उसने, और वो कंपनी सपोज बंद हुई, या फिर या ओनर भाग गया कंपनी छोड़ के, हाँ, और उसकी मुझे पेमेंट नहीं आई है, तो फिर जो जीएसटी मैंने चार्ज किया हुआ है उसके इनवॉइस में, वो मुझे भरना होगा या नहीं भरना होगा? यार देखो भाई, रूल अगर बात करो तो आपको भरना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ से स्टॉक गया है, ठीक है, आपके यहाँ से हाँ जी, स्टॉक हाँ जी, चला गया, ठीक है, और जीएसटी में हाँ आप जी, उस स्टॉक का इनपुट भी क्लेम करोगे। आपने परचेस किया होगा ना वो स्टॉक कहीं से सेल करने के लिए, हाँ जी, तो स्टॉक का इनपुट क्लेम करोगे। यस ठीक है? यस यस, जब स्टॉक का हाँ इनपुट जी, क्लेम करोगे तो अब उसकी सेल की लायबिलिटी बन जाती है यस, आपकी। हाँ जी, ठीक है, तो आपने जिस पॉइंट पे जी, सेल किया है ना, जिस रेट पे भी उसको सेल किया है, तो उतने का डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अदरवाइज दूसरी चीज आप ओके, ये कर सकते हो बाई ऑफ रूल जाके, ठीक है, कि आप हाँ उस जी, बिल को अमेंड करो, यानी कि डेबिट नोट रेज करो उसको। ठीक है, आप उसको क्या करोगे, डेबिट नोट या अच्छा, क्रेडिट नोट रेज हाँ जी, करोगे, और अपनी इनवॉइस को, ठीक है, के बराबर क्रेडिट करोगे नोट, जितने का क्रेडिट नोट इनपुट है। इशू करूँ? आप क्या करोगे, उसको हाँ जी, डेबिट नोट हाँ जी, रेज करके अपनी जीएसटी को की वैल्यू को उतने रुपए के बराबर कर दोगे जितने रुपए का इनपुट है। इससे आपका नुकसान नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई करेक्ट, आपको? हाँ, तो वो जीरो हो जाएगा। वो जीरो हाँ हो जी, जाएगा, इनपुट से आपका आउटपुट सेटल हो जाएगा। लेकिन वो क्रेडिट नोट मतलब वैलिड? हाँ हाँ, क्रेडिट नोट आप डाल सकते हो हाँ अगले जी, में उस इनवॉइस के अगेंस्ट में। हाँ जी, आप तो वो क्रेडिट अगले महीने नोट भी डाल सकते हो। मतलब, हाँ, अच्छा अच्छा, ये कंपनी बंद हुई है और मुझे उसका पेमेंट, हाँ, आप और क्या ये करोगे, क्रेडिट नोट जब मैं उसको इशू करूँ? हाँ, क्रेडिट नोट इशू करोगे ना उसको, तो उसकी हाँ जी, जीएसटी 1 में एंट्री भी डालोगे। अच्छा, और ये कितने समय तक वैलिड होगा सर? क्योंकि मैं एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर ऑफिस में है खत्म ना। होने तक, फाइनेंशियल ईयर के बाद आप नहीं कर सकते। अच्छा, ओके सर, ठीक है, और कोई यस पॉइंट सर, किसी को? यस सर, बिल्कुल हाँ जी, सर। जैसे मान लीजिए बायर का जीएसटी वो है, नंबर है, लेकिन सेलर का नहीं है, तो इसमें मैं अपना आउटपुट का वो कैसे लूंगा सर मैं उसमें? सर बायर का जीएसटी नंबर है और सेलर का नहीं है, यस सर। नहीं तो सेलर तो चार्ज करेगा नहीं टैक्स कुछ भी। नहीं, जैसे मान लीजिए तो बायर का तो जीएसटी नंबर है, मैंने परचेज किया, तो जैसे मैंने परचेज किया, आपने परचेज किया, यानी कि सेल करने वाला क्या था, हाँ, और जो सेल करने वाला है ना उसका जीएसटी नंबर नहीं है। सेलर तो टैक्स चार्ज नहीं करेगा ना कुछ भी, तो आपने तो टैक्स ही पे नहीं करा उसको। आप समझ मेरी बात? आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी
टैक्स में रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, पहले ये बताओ। सर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है सर जीएसटी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, यस लेकिन सर। जो सेल करने वाला जिससे आपकी कंपनी खरीद रही है वो टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। जब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपसे टैक्स चार्ज करेगी? नहीं करेगी। तो जो आपने उसको टैक्स पे ही नहीं करा तो इनपुट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यस सर। ठीक है। जब आप किसी दूसरे को सेल करोगे वो प्रोडक्ट, तो जो कलेक्ट करोगे वो एज इट इज गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। ओके ओके सर, ठीक है, समझ गए मेरी बात? हाँ सर समझ गया मैं आपकी। और कोई क्वेरी? सर ये डेबिट और क्रेडिट नोट सर एक बार बता देते सर कैसे होते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट दो तरीके की होती है, ठीक है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होते हैं। सेलर क्या इशू कर रहा है और एक परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इशू करते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट करते हैं ना? यस सर। भाई सेलर भी अपना डेबिट नोट इशू करता है, और जब अब सेलर डेबिट नोट इशू करता है तो परचेजर के साइड से क्या आएगा? क्रेडिट नोट। और जब परचेजर अपना डेबिट नोट इशू करेगा तो सेलर के साइड से क्या जाएगा? क्रेडिट नोट। दोनों की अकाउंटिंग एंट्री होती है। यस सर। ये सब सारी कहानी हम वैल्यू को एडजस्टमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। जब हम जीएसटीआर 1 की क्लास देखेंगे ना, दोनों आपने अभी जो सर आपने जो बताया कि सर वो जैसे सर इसने क्वेश्चन पूछा था कि वो जो कंपनी होती है वो क्लोज हो गई, ठीक है। तो सर आपने कहा कि तुम डेबिट नोट इशू कर दोगे और वो सेलर क्रेडिट नोट, तो सर वो जब सेलर है ही नहीं, मतलब वो तो उसकी कोई एसिस्टेंट ही नहीं आप अपने बुक में इशू करो ना, उससे नहीं मांगनी कुछ भी। टैक्स की आप इशू करोगे, आप इशू करके अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पार करोगे? आप इनवॉइस को तो कम कर नहीं सकते। आप इनवॉइस रिवाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इनवॉइस चला गया, ठीक है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट की प्रोविजंस कब ली जाती हैं? या तो कोई वैल्यू इंक्रीज कर गई, ठीक है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट किसी रेट पे हो रखी थी, ठीक है, हमने आज की रेट में इनवॉइस इशू तो कर दो दिया, लेकिन जब माल काम खत्म हुआ, ठीक है, तो किसी और रेट पे आ रहा है, ठीक है। तो वहां जब एंट्री हम इनवॉइस को रिवाइज नहीं कर सकते तो वहां पे हम एंट्री डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के थ्रू करते हैं। ठीक है सर। तो मतलब सर वो परचेजर वो पर्सन जो है वो डेबिट नोट इशू कर देगा, आप अपना डेबिट नोट इशू कर दोगे, ठीक है, और उसकी एंट्री आप जीएसटीआर 1 में दिखा के अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर लोगे। डेबिट नोट और ट्रिकी पॉइंट है, समझ गए? ये अलग अलग कंडीशन मैं समझ रहा हूँ आपकी क्लास। सर जैसे आपने बोला ना कि सर हम डेबिट नोट इशू कर देंगे तो परचेजर होगा क्रेडिट नोट, सामने वाला आपको इशू करे या नहीं करे, ठीक है, उससे मतलब नहीं होता है। हमने इशू कर दिया तो हमने अपनी बुक में एंट्री डाल दी। अच्छा ठीक है सर, समझ गए मेरी बात? ओके सर। हाँ, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जब हम जीएसटीआर 1 में करेंगे ना तो उसका एक अलग से फील्ड आता है, ठीक है। और डेबिट नोट कब रेज होता है, किन किन केसेस में रेज किए जाते हैं डेबिट नोट, ठीक है। क्रेडिट नोट किस किस केसेस में रेज किए जाते हैं हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है सर। जब हम इनवॉइस वाली क्लास लेंगे ना, इनवॉइस आपके इसमें है इनवॉइसिंग, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है। तो किन किन केसेस में इशू होते हैं वो अब देखेंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। टैक्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब बेसिक रेट क्या है, कैसे चार्ज करना है आपको? सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराते हैं सर वैसे? सर एक पर्सन अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराते हैं सर वैसे? सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस क्लास में नहीं है। नहीं वो जैसे कि कराते कब है? मतलब एक पर्सन जैसे बिजनेस कर रहा है तो वो जैसे कब कराता है? से ऊपर होता है उनके लिए मैंडेटरी। बड़ी सारी कंडीशन है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। उसका मैं नोट शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस है कुछ सारी, ठीक है, कि किसको लेना है, कब लेना है, कब मैंडेटरी लेना होता है। अगर आपका 1 रुपए का भी टर्नओवर है तो भी मैंडेटरी लेना पड़ता है कुछ केसेस में, ठीक है। सर तो बाकी सर हम लोग को रजिस्ट्रेशन की क्लास कहाँ प्रोवाइड होगी, मतलब कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लास ना प्रैक्टिशनर मेरी एक ना क्लास प्रैक्टिशनर की है, ठीक है। उसमें काफी सारी चीजें हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि हम सारी चीजों इसके अंदर अगर इन सारी चीजों को इस क्लास में डाल देंगे ना तो अपनी मेन मोटिव जो हमारी ई फाइलिंग है ना, इससे दूर हो जाएंगे। ओके सर। अच्छा सर, मतलब आपका अलग सेगमेंट है, मतलब अलग ही एरिया है, ठीक है। वो भी कर लेना। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वीडियो चाहिए होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पोर्टल पे अवेलेबल है, उसको देख के बहुत सारे बंदे आराम से कर लेते हैं। आधे घंटे की वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगी,
ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन बहुत छोटी सी चीज है, रजिस्ट्रेशन के बाद इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है। सर जो कंपोजिशन बिल्डर में से बताओ। कंपोजिशन और नॉर्मल का रजिस्ट्रेशन सेम ही होता होगा ना सर? सबके दोनों रजिस्ट्रेशन के फॉर्म सेम है, बस एक जगह चूज करना होता है कि आप रजिस्ट्रेशन एज एन रेगुलर ले रहे हो या आप कंपोजिट ले रहे हो। अच्छा सर, एज ए ऑप्शनल होता है, ठीक है सर। ठीक है, वो मैं आप लोगों को ना वीडियो दे दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक सर, ठीक है, ओके सर। बड़ी प्यार से बनाइए, 1 घंटे की वीडियो है, आराम से आप उसको देख के कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो 20 लाख रुपए आपने बताया वो पर मंथ है या पर ईयरली रहेगा सर? जब तक आपकी लिमिट है। अच्छा, लिमिट 20 लाख से ऊपर क्रॉस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है। अच्छा सर, ओके सर। तो सर हम एट द फाइनेंशियल ईयर मिड में भी ले सकते हैं कि हम कभी भी ले सकते हो, जैसे आपका टर्नओवर एक्सीड करता है आपके लिमिट से। तो सर अब जो पुराने जो बिल होंगे हमारे वो भी दिखाने पड़ेंगे फिर जीएसटी पोर्टल पे? नहीं, वो सब कुछ नहीं दिखाने, क्योंकि आप टैक्स चार्ज कर ही नहीं रहे ना उसमें। तो हाँ, टैक्स कब चार्ज करोगे, जब तक आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलता। हाँ सर, बिल्कुल, यस सर, ओके सर। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई नहीं? सर इसमें आप GSTR 1 और 3 भी, या फिर ये क्या कहते हैं कंपोजिशन वाला CMP 08 वाला आप फाइल भी कराओगे हमसे रिटर्न? बिल्कुल, GSTR 1, GSTR 3B और CMP 08, इन पे हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है, अब आपसे मैं आप लोगों को ना क्लास शुरू होने से पहले इनका डेटा दूंगा। ठीक है, जब ये रिटर्न्स होंगी ना तो आप लोग भी कुछ प्रिपेयर करके लेके आना, तभी ये फाइल कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटेशन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप रिटर्न में फिगर कैसे डालोगे? ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन होता है स्क्रीन शेयर का, तो आप लोगों को मैं स्क्रीन दे सकता हूँ, जो भी पर्सन लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी फिगर यहाँ पे पंच कर सकते हैं रिटर्न्स के अंदर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी और कोई क्वेरी तो नहीं है किसी को? ये सर एक क्वेश्चन था सर, सपोज अभी ये जीएसटी का जो क्रेडिट लेते हैं हम, वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ही होना जरूरी होता है क्या? सपोज अभी मैं मटेरियल सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑफिस यूज के लिए कुछ फर्नीचर परचेस किया है और मतलब ओन यूज के लिए फर्नीचर परचेस किया है और वो फर्नीचर के लिए मैंने जीएसटी पे किया हुआ है, तो वो जीएसटी का क्रेडिट मैं अपने बिजनेस में दिखा सकता हूँ क्या? नहीं दिखा सकते सर। जीएसटी इनपुट क्रेडिट की कुछ कंडीशन है और एक सेक्शन है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट का। ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट का कंडीशन है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है किसका आपको इनपुट लेना है और किसका नहीं लेना है। ठीक है, जीएसटी की 2 सेक्शन है इनपुट टैक्स के, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ठीक है, तो आज क्लास को स्टॉप कर रहे हैं यहीं पे, परसों सेम टाइम 7 बजे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लास के लिए आपको अगर जूम लिंक नहीं भी मिले, ऐसे मिल जाएगी। आपने करना क्या है, देखो, जब आप तैयारी एग्जाम की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तैयारी एग्जाम की वेबसाइट पे जाना, ठीक है, जिन्होंने परचेज किया है कोर्स को, ठीक है, क्योंकि अभी तो काफी सारे बंदे थे जो कोर्स में रजिस्टर नहीं है फिर भी आज ज्वाइन किया उन्होंने, तो यहाँ लॉगिन करना है आपने। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन कर लोगे तो प्रोफाइल का बटन आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोफाइल में जाके आप कोर्स एक्सेस करना, जैसे कि ये वाला कोर्स मान लो आप है तो इस वाले कोर्स पे एक्सेस करोगे आप इसको। ठीक है, और करिकुलम सेक्शन में जाना है आपने यहाँ पे। ठीक है, ये लिंक देख रहे हो ना, ये वाला एवरी डे, इसी लिंक पे आपको क्लिक करनी है। जैसे कि डे 1 पे यहाँ पे, डे 2 पे फर्स्ट लेक्चर, डे 3 पे इस पे, डे 4 यहाँ पे। ठीक है, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, ठीक है, आपसे यहाँ पे ज्वाइन का बटन ओपन आ जाएगा। ठीक है, ज्वाइन क्लास। अभी क्योंकि ये कोर्स मैंने परचेज नहीं किया है इसको, तो इसलिए मेरे को नहीं बता रहा, तो यहाँ पे ज्वाइन आ जाएगा। सिंपली ज्वाइन पे क्लिक करोगे, जूम ऐप आपका ऑटोमेटिकली ओपन होगा और आप क्लास को कनेक्ट कर लोगे। अदरवाइज आज जैसे करा है वैसे भी आप कर सकते हो। सर क्लास डेली होगी? नहीं, कल एक्चुअली मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इनकम टैक्स की क्लास होती है। ठीक है, और ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे उनकी भी क्लास सेम टाइम में ही होगी ना? सेम टाइम में। उनकी भी टाइमिंग तो सेम है ना सर? कल इनकम टैक्स की क्लास होगी, कल इनकम टैक्स की पहली क्लास है। और सर टाइमिंग तो जीएसटी का सेम रहेगा ना? सेम टाइमिंग 7 o'clock। सर जो इनकम टैक्स की क्लास होगी सर, उसकी भी ऐसे ही हमको मतलब ऐसे ही बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मेरी टर्नओवर 20 लाख से कम ही है,
लेकिन मैं परचेज कर रहा हूँ तो उसपे मेरे को जीएसटी लग के आ रहा है सामान। बिल्कुल पे करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, तो पे होगा वो, मतलब बिल्कुल मेरे को अपने एंड पे बिल्कुल पे करना ही होगा। पर बिल्कुल मैं आपको इनपुट मतलब जो भी इनपुट होगा वो मैं उसको मतलब मैं कुछ उसका क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा 20 लाख से नीचे है, मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ मैं तो। आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, सिंपल सी बात है। और तो जो लेकिन जो टैक्स लग के आ रहा है इनवॉइस वो मुझे टैक्स पे करना है। बिल्कुल पे करना पड़ेगा क्योंकि उसका सामने कोई वाला बेनिफिट रजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर सर मैं 20 लाख से कम में हूँ और मैं रजिस्टर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंडेटरी तो है नहीं कि कम वाला रजिस्टर नहीं कर सकता है। आप 1 रुपए की बिजनेस स्टार्ट आज किया, आज ही रजिस्टर ले लो आप। रजिस्टर ले लेता हूँ तो उसमें मैं टैक्स लगा सकता हूँ फिर अपना जो भी सेल करता हूँ तो। आप अगर टैक्स भी लगा सकते हो, अगर रेगुलर लोगे तो टैक्स भी लगा सकते हो, और जो भी परचेज कर रहे हो उस पे आप इनपुट भी ले सकते हो। तो मैं इनपुट भी ले सकता हूँ उस पे, और तो मैं अगर 20 लाख से कम हूँ तब भी। सर मतलब मेन पर्पस ये बेसिक हो गया कि क्राइटेरिया सिंपल सी रजिस्ट्रेशन। है, अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यही हो गया। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब ये इस तरह देखो, ये जैसे ये लेक्चर है, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ आपको सारे नोट्स हैं, ये क्लास डे 1 नोट्स आपको डल गए। आज जो भी क्लास में मैंने पीपीटी यूज किया है वो यहाँ पे है, स्टडी मटेरियल इसके अंदर दिया हुआ मैंने। ठीक है, यहाँ से स्टडी मटेरियल लेना, और जो मैं असाइनमेंट की बात कर रहा था ना आपको, ये कंप्लीट करके आना अपने अगली क्लास में। ठीक है, यहाँ बताना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या लगेगा, इंटर लगेगा या इंटर लगेगा, स्टेट देख के, टाइप ऑफ टैक्स क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा। फिर ठीक है, फिर आप बताओगे इन जीएसटीएन के अगेंस्ट में उसका टैक्स पेयर टाइप क्या है, रेगुलर है या कंपोजिट है, अगर वो कंपोजिट है तो किस डेट को इन हुआ और आउट हुआ। ठीक है जी सर। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या वो एक्टिव है या वो कैंसिल है, अगर वो कैंसिल है तो कौन सी डेट थी कैंसिल की। ठीक है, और साथ में उसका रिटर्न फाइलिंग स्टेटस क्या कहता है, उसने अपना रिटर्न लास्ट रिटर्न कब तक फाइल किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस पैन के अगेंस्ट में आप ये बताओगे कि उसके कितने जीएसटीएन नंबर है। जी सर। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है आईप्लैब के नाम से। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको असाइनमेंट्स मटेरियल ओवर एक्सेस करने में दिक्कत होगी तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, क्लास स्टॉप करें। ये जिप फॉर्म में तो नहीं है ना सर, वर्ड फॉर्म में ही है ना? अरे वर्ड में है, एक्सेल में है या पीपीटी है। ठीक है, चलो आज के लिए गुड नाइट सबको। ठीक है, गुड नाइट सर। परसों मिलते हैं।